शुद्ध खुशी की एक लहर बिजली की तरह मुझ पर गिरती है। हाँ, पिछली जिंदगी में मैं सड़कों पर बीमारी से मर गया था और किसी ने परवाह तक नहीं की। लेकिन इस जिंदगी में मेरे पास अपने पुनर्जन्म की यादें हैं और एक ऐसा सिस्टम है जो मुझे मॉन्स्टर्स मारने, बीमारियां ठीक करने और अपनी किस्मत दोबारा लिखने की ताकत देता है। मैं एक बिल्कुल नई दुनिया में आ चुका हूँ। तभी मेरा फोन जोरदार शोर के साथ बज उठता है। स्पीकर से एक क्रूर आवाज गूंजती है। मेरे कान हिल जाते हैं। मेरे ड्रग्स अभी ऑटम वाटर्स होटल रूम 301 में पहुंचा। मरना चाहता है क्या? मैं स्क्रीन को घूरता हूँ और मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। ऑटम वाटर्स होटल रूम 301। ये पता मेरे दिल में जहरीले कांटे की तरह चुभ जाता है। पिछली जिंदगी में यही वो जगह थी जहां मैंने वनेसा को पकड़ा था। वही लड़की जो कसम खाती थी कि वो मासूम और वफादार है, लेकिन 3 ऐसे आदमियों के साथ उलझी हुई थी जिन्हें मैं जानता था। मैं पूरी तरह टूट गया था, सड़क के आवारा कुत्ते की तरह फेंक दिया गया। लेकिन अब चीजें अलग हैं। मैं अपने हाथों की तरफ देखता हूँ। इस बार मैं वो डिलीवरी बॉय नहीं हूँ जिस पर हर कोई चलता था। मैं रिबॉर्न हूँ। मैं डिजीज मॉन्स्टर्स का हंटर हूँ। मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरती है। मैं मेडिसिन बैग उठाता हूँ और उस होटल की तरफ मुड़ जाता हूँ, उस लड़की की तरफ जो मुझे निराश करने के लिए बनी थी। इस बार मैं गुस्से में नहीं टूटूंगा, मैं बिखरूंगा नहीं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मेरी नकली मासूम गर्लफ्रेंड के अंदर आखिर कौन सा घिनौना मॉन्स्टर छिपा हुआ है। एक लेवल 100% इनफर्टिलिटी फील्ड। उसने उसके कभी बच्चे होने की हर संभावना खत्म कर दी थी। दूसरे शब्दों में, अगर उसका ब्रेस्ट कैंसर ठीक भी हो जाए तो उससे भी ज्यादा ताकतवर इनफर्टिलिटी फील्ड पीछे इंतजार कर रहा है। ये दुनिया सच में अलारा के लिए बेरहम है। वो उसकी जान लेना चाहती है और उससे मां बनने का अधिकार भी छीनना चाहती है। तुमने फैसला किया कि तुम इस औरत से वैसे प्यार करोगे जैसे आसमान ने कभी नहीं किया। तुम 9वीं पीढ़ी के इकलौते वारिस हो, इसलिए इस इनफर्टिलिटी फील्ड को हराना ही होगा। लेकिन वो लड़ाई बाद की है। अभी प्राथमिकता ब्रेस्ट कैंसर सेंचुरियन को खत्म करना और उसे जिंदा रखना है। एक नरम शाम साथ बिताने के बाद तुम दोनों लेट नाइट मील खाने का फैसला करते हो। तुमने उसे अपना कुकिंग छकाने की पेशकश की। पहले तुम दिन में फूड डिलीवरी करते थे और रात में बारबेक्यू स्टॉल चलाते थे। भले ही सारा पैसा तुम्हारी एक्स वनेसा के पास चला जाता था, फिर भी तुमने जबरदस्त बारबेक्यू स्किल्स सीख ली थी। तुम अपने दोस्त टोनी को भी बुला लेते हो। जब तुम दोनों उसके सामने आम इनाम पहुंचते हो तो वो पूरी तरह जल उठता है। जब तुम वनेसा के साथ थे तब उसे लगता था तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन है और वो चाहता था कि तुम्हें कोई बेहतर मिले। लेकिन अब जब तुम उसके साथ हो, उसे लगता है कि तुम उसकी बराबरी के लायक नहीं हो। सच में पुरानी कहावत सही साबित होती है। उसे तुम्हें संघर्ष करते देखना बुरा लगता था, लेकिन तुम्हें जीतते देखना उससे भी ज्यादा। बारबेक्यू स्टॉल जल्दी ही सुलगने लगता है। उसकी खुशबू तुरंत भीड़ खींच लाती है। वजह सीधी थी, इंग्रेडिएंट्स बेहद फ्रेश थे। जो मीट तुम ग्रिल कर रहे थे वो सब तुम्हारी स्पेशल इन्वेंट्री से आया था। वहां मॉन्स्टर ड्रॉप मीट अपने ओरिजिनल फ्लेवर के साथ पूरी तरह सुरक्षित रहता था। प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ साधारण कुकिंग चाहिए होती है ताकि उनकी खुशबू कमाल की लगे। तुम बेचने की योजना नहीं बना रहे थे, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा थी कि तुम्हें परचेस लिमिट लगानी पड़ी और ऐसे ही तुम्हारे ग्रिल के सामने लंबी लाइन लग गई। 2 घंटे में तुम पहले ही 3000 बक्स कमा चुके थे। उसकी एपेटाइट बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 स्क्यूवर्स में ही उसका पेट भर गया। दूसरी तरफ टोनी इतना खाता है कि पूरा भर जाता है। शॉप बंद करने के बाद जब तुम अपार्टमेंट लौटते हो, टोनी की जलती हुई नजरों के नीचे तुम दोनों टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ते हो। तुम कल्पना कर सकते हो कि आज की रात बहुत पागल होने वाली है। अगले दिन तुम हमेशा की तरह हॉस्पिटल में मॉब्स ग्राइंड करने जाते हो, लेकिन इस बार वहां सामान्य से कहीं ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स दिखाई देते हैं। पता चलता है कि हॉस्पिटल की रेवेन्यू अचानक 5वां हिस्सा गिर गई है। कई पेशेंट्स जिन्होंने अपॉइंटमेंट रजिस्टर की थी अचानक ठीक हो गए। डायरेक्टर को शक है कि कोई हॉस्पिटल के अंदर इलीगल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा पर्सनल तैनात किए गए हैं। तभी खून से भीगा हुआ एक मेडिकल गर्नी तेजी से तुम्हारे सामने से गुजरता है। एक डॉक्टर की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती है। बहुत ज्यादा ब्लीड पॉइंट्स हैं। अगर ब्लीडिंग नहीं रोकी तो पेशेंट मर जाएगा। तुम अपनी नजर फोकस करते हो। हिमरेज फील्ड लेवल 20 एलीट मॉन्स्टर कॉम्बैट अवेलेबल। नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसका लेवल बहुत ज्यादा है। हारने का असली खतरा है। लेकिन तुम वहां खड़े होकर किसी पेशेंट को खून बहाकर मरते नहीं देख सकते। तभी तुम्हें याद आता है तुम्हारा गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर स्किल लेवल 2 तक अपग्रेड हो चुका है, जिसने हीमोएसिस फंक्शन अनलॉक किया था। इसलिए तुम एक सिल्वर नीडल पेशेंट के चेस्ट एक्यूपॉइंट में घुसा देते हो। ब्लीडिंग काफी कम हो जाती है। तुम दोबारा देखते हो और हीमोरेज फील्ड एक्सटर्नल इंटरवेंशन से प्रभावित होकर लेवल 20 से गिरकर 15 पर आ जाता है। इतना लेवल तुम संभाल सकते हो और बिना किसी हिचकिचाहट के तुम बैटल शुरू कर देते हो। दुश्मन एक विशाल चूहा है। इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी टैलेंट के सहारे तुम जीत हासिल कर लेते हो और एक नया स्किल अनलॉक करते हो, सेंट्री ग्रेड मसाज। डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ब्लीडिंग पूरी तरह रुक चुकी है। तुम्हारी आवाज ऑपरेटिंग रूम तक पहुंचती है।
इस नीडल को मत निकालना, ये ब्लीडिंग और पेन दोनों रोक रही है। इस हॉस्पिटल में कब से इतना स्किल्ड इंसान आ गया, लेकिन सर्जरी पहले करनी थी। उसके बाद पेशेंट का फैमिली तुम्हारा धन्यवाद करने आता है। उन्होंने सब साफ देखा था, वो तुम थे, और जैसे ही वो नीडल अंदर गई, ब्लीडिंग रुक गई। तुम ध्यान से देखते हो और पहचान जाते हो, वो तुम्हारा हाई स्कूल क्लासमेट ब्रायन है। घायल आदमी उसका पिता है, पुलिस चीफ। क्रिमिनल को पकड़ते वक्त उसे कई बार चाकू मारा गया था। तुम दोनों सर्जरी के बाद मिलने का फैसला करते हो। तुम्हें बचना ही होगा। तुम वापस मॉब ग्राइंडिंग पर लौट जाते हो, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है और तुम घर जाने वाले होते हो, तुम्हारा फोन बज उठता है। वो ब्रायन है। उसके पिता सर्जरी के बाद भी नहीं जागे। दूसरी ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन सर्वाइवल रेट 10% से भी कम है। बेबस और परेशान होकर उसे तुरंत तुम्हारी याद आई। अगर तुम उसके पिता की ब्लीडिंग रोक सकते हो तो शायद उन्हें जगा भी सकते हो। तुम तुरंत हॉस्पिटल रूम की तरफ दौड़ते हो और अपनी नजर फोकस करते हो। ब्लड स्टैग्नेशन अक्रॉस ऑल ऑर्गन्स, ब्लड डेफिशिएंसी फील्ड, लेवल 2 एलीट मॉन्स्टर। तुम तुरंत समझ जाते हो कि कोमा की वजह सीवियर ब्लड और एनर्जी डिप्लीशन है। सामान्य हालत में तुम किसी लेवल 2 एलीट से लड़ने का भरोसा नहीं करते, लेकिन आज सुबह के अनुभव के बाद तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक्यूपंक्चर और मसाज स्किल्स इस तरह के मॉन्स्टर पर बहुत असरदार हैं। इसलिए तुम कोशिश करने के लिए तैयार हो जाते हो। तभी डॉक्टर की आवाज गूंजती है, ये मजाक है। तुम लोग प्रॉपर हॉस्पिटल पर भरोसा करने की बजाय किसी बिना मेडिकल लाइसेंस वाले इंसान पर भरोसा करोगे। अगर ये हॉस्पिटल 50% सर्वाइवल रेट की गारंटी दे सकता है तो वह अपने पिता को तुम्हारे हवाले कर देगा। डॉक्टर तुरंत चुप हो जाता है, लेकिन पहले लायबिलिटी वेवर साइन करने की मांग करता है। अब सब कुछ तुम पर था। तुम सीधे बैटल शुरू नहीं करते। उसकी जगह तुम 3 नीडल्स निकालते हो और 3 एक्यू पॉइंट्स में घुसा देते हो, तियनफू, जोंगफू और चीही। फिर तुम सेंचुरी ग्रेड मसाज टेक्निक इस्तेमाल करते हो। ये काम करती है। तीनों डिजीज मॉन्स्टर्स का लेवल 20 से गिरकर 15 हो जाता है। अब काम बन सकता है। बैटल शुरू होती है। 2000 एचपी वाला ब्लैक हाउंड 8 स्ट्राइक्स में गिर जाता है, तो 400 एचपी वाली जायंट ब्लू वेन 9 स्ट्राइक्स लेती है, जिनमें से एक क्रिटिकल हिट था। सामान्य मीट ड्रॉप्स के अलावा ये मॉन्स्टर्स 5 20 ईयर एज हर्ब्स और एक एंशिएंट ब्लड वाइटैलिटी टॉनिक रेसिपी भी गिराते हैं। उन दोनों डिजीज मॉन्स्टर्स को हराने के बाद पेशेंट सच में जाग जाता है, हालांकि अभी भी बहुत कमजोर था। तुम्हें तुरंत उस ड्रॉप्ड रेसिपी की याद आती है। वो एनर्जी रिप्लेनिश कर सकती है और वाइटैलिटी रिस्टोर कर सकती है। इसीलिए तुम किसी को फॉर्मूला के हिसाब से मेडिसिन तैयार करने के लिए कहते हो, और फिर कुछ चमत्कारी होता है। अगर पहले पेशेंट मौत के दरवाजे पर था तो ब्लड वाइटैलिटी टॉनिक पीने के बाद वह जीवन से भर उठता है। हर वाइटल साइन अविश्वसनीय गति से सुधरने लगता है। पूरा रूम खुशी से फट पड़ता है। लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि अटेंडिंग फिजिशियन ने चुपके से तुम्हारी रेसिपी कॉपी कर ली थी। उसे उसमें भारी प्रॉफिट पोटेंशियल दिखाई दे चुका था। उस रात स्नाइडर कोई बहाना बनाकर प्रिस्क्रिप्शन ले जाता है और उसमें लिखी हर्ब्स की कई बैचेस खरीद लेता है। उसे डर था कि कहीं एक बैच सही न बने, इसलिए उसने एक्स्ट्रा खरीद लिया। घर लौटने के बाद भी उसे नींद नहीं आती, इसलिए वह मेडिसिन बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह दिमाग में तुम्हारे सारे स्टेप्स दोहराता है, यहाँ तक कि फ्लेम लेवल का भी अंदाजा लगाता है जो तुमने इस्तेमाल किया था। ज्यादातर हर्ब्स कॉमन थीं, यहाँ तक कि रेसिपी में मौजूद गिनसेंग भी फार्म ग्रोन था, शायद 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं। उसके घर में एक क्ले पॉट भी था। उसकी पत्नी एक भारी भरकम मिडिल एज्ड वुमन थी, जंगली पर्म हेयर के साथ, कम से कम 360 पाउंड की। स्नाइडर उससे प्यार नहीं करता था, बस उसकी फैमिली मेडिकल इक्विपमेंट बिजनेस चलाती थी और उसके कई रिश्तेदार हेल्थ केयर में काम करते थे। उसी वजह से उसे डायरेक्टर की पोजीशन मिली थी। स्नाइडर इधर आओ और मुझे कूल डाउन करो। आधा महीना हो गया तुम घर नहीं आए। जैसे ही स्नाइडर घर के अंदर आया, रोंडा बाहर निकली, उसे पकड़कर बेडरूम की तरफ घसीटने लगी। मुझे पहले शावर लेने दो। स्नाइडर जल्दी से बोल पड़ा, जरूरत नहीं, मुझे यही स्मेल पसंद है। 3 मिनट बाद, तुम खुद को डॉक्टर कहते हो? यूजलेस, पैथेटिक। स्नाइडर लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है, दीवार का सहारा लेते हुए, पूरी तरह सुन्न। वो अपने आप से बड़बड़ाता है, दलदल के जीव जैसी बदबू, सांस नाले जैसी, बॉडी ओडर हद से बाहर। और वो चाहती है कि मैं परफॉर्म करूं। मुझे कोई जवान और खूबसूरत लड़की दे दो, फिर देखना मुझ में दम है या नहीं। रोंडा की बातों को वो दिल पर बिल्कुल नहीं लेता। अपनी दर्द करती कमर सहलाते हुए वो एक्साइटमेंट के साथ टॉनिक बनाना शुरू कर देता है। क्या वो अपनी जिंदगी बदल सकता है? सब कुछ इसी टॉनिक पर टिका था। ब्रूइंग आराम से चलती है, लेकिन उसकी खुशबू उतनी गहरी नहीं थी। स्नाइडर भौहें सिकोड़ लेता है। उसे साफ याद था कि तुम्हारे टॉनिक में बेहद गहरी और ताकतवर हर्बल फ्रेग्रेंस थी। उसने वैसी खुशबू सिर्फ 50 ईयर ओल्ड वाइल्ड गिनसेंग में महसूस की थी।
क्या उसकी हर्ब्स काफी पुरानी नहीं थीं? लेकिन रुको, उसे साफ याद है, तुमने सबसे साधारण हर्ब्स इस्तेमाल की थीं। वो एक घूंट पीता है, फिर पूरा टॉनिक एक साथ गटक जाता है। रेसिपी में मौजूद हर हर्ब को वो पहचानता था। ये नुकसानदायक नहीं हो सकती, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि जिस मेडिसिन को तुम समझते नहीं, उससे छेड़छाड़ क्यों नहीं करनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? उसका पूरा शरीर पसीने से भर जाता है, उल्टियां, दस्त, ठंडे पसीने में भीगा हुआ। हेल्प मी रोंडा, स्नाइडर मुश्किल से बोल पाता है। उसका पेट पूरी तरह खाली हो चुका था। सबसे बुरी बात ये थी कि उसका पिछला हिस्सा आग की तरह जल रहा था, जैसे टूटे हुए कांच पर बैठा हो। पेट भी बुरी तरह मरोड़ रहा था। वो बेवकूफ अंदर अब क्या कर रहा है? हेलो 911, कोई बाथरूम में बेहोश हो गया है, जल्दी हेल्प भेजो। स्नाइडर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। अच्छी बात यह थी कि मामला सिर्फ डराने वाला था, थोड़ा डिहाइड्रेशन, लेकिन जान का खतरा नहीं। उसकी हालत बेहद दयनीय लग रही थी। ब्लड वाइटैलिटी टॉनिक का असली रहस्य हीट कंट्रोल में था, इसलिए अगर ये रेसिपी फैल भी जाए तो सिर्फ कमजोर वर्जन ही बन पाएगा। इसका कोई रास्ता नहीं था। उस हीट कंट्रोल को कोई कॉपी नहीं कर सकता था, और लोग भी बेवकूफ नहीं थे। टेस्ट्स और लैब वर्क के बाद उन्हें उसके शरीर में हर्बल मेडिसिन का पूरा कॉकटेल मिला। नेम सबको जानी पहचानी लगी। आखिर टॉनिक बनाते वक्त रूम में कई लोग मौजूद थे। फर्क सिर्फ इतना था कि स्नाइडर ही अकेला था जिसने सच में इसे पी लिया। अब सबको पता चल चुका था क्या हुआ, क्योंकि उन सब ने भी यही करने के बारे में सोचा था। मार्कस द्वारा बनाई गई ब्लड वाइटैलिटी टॉनिक की ताकत अब किसी से छिपी नहीं थी। पिछली रात से कई लोग सोए तक नहीं थे। सब चीफ ली की कंडीशन देख रहे थे और अपनी आंखों के सामने उसकी हालत सुधरते देख चुके थे। अब वह पूरी तरह स्टेबल था और उम्मीद से कहीं तेज रिकवर कर रहा था। ये वही आदमी था जो मौत के दरवाजे पर खड़ा था, जिसकी सर्वाइवल रेट 10% से कम थी। और फिर अचानक एक एक्यूपंक्चर सेशन और एक बोल टॉनिक ने उसे वापस खड़ा कर दिया। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन यही सच था। सबसे ज्यादा खुश थे ब्रायन का फैमिली। पिछले 2 दिन उसके पास बैठे बैठे उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी हरिकेन से गुजर रहे हों। ब्रायन, तुम्हारा दोस्त सच में कमाल का है। ब्रियाना ब्रायन की तरफ देखती है। ब्रायन, तुम्हें अपने इस दोस्त से कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। फ्रेंडशिप में सबसे जरूरी चीज सिंसेरिटी होती है। बस लोगों के साथ दिल से पेश आओ। चीफ ली हल्की हंसी के साथ कहता है। ठीक है, मैं याद रखूंगा। ब्रायन सिर हिलाता है। मुझे हर सेकंड का इस्तेमाल लेवल अप और एक्सपी फार्म करने में करना होगा, क्योंकि समय तेजी से खत्म हो रहा है। तभी एक जवान लड़का अंदर आता है। तुम डंटे को देखते हो और मुस्कुराते हो। तुम्हें याद आता है पिछली बार जाते वक्त उसने तुम्हें ब्रो कहा था। डंटे अलारा का छोटा भाई है। अलारा की फैमिली उसकी कंडीशन के बारे में सब जानती थी, इसलिए उन्होंने डंटे को हाल देखने भेजा था। क्या हम बात कर सकते हैं? डंटे पहले बोलता है। पुराने दिनों में उसके जैसे रिच किड के सामने तुम खुद को छोटा महसूस करते, लेकिन अब तुम पूरी तरह शांत हो। अब तुम सच में किसी के सामने भी कंपोज्ड रह सकते हो। डंटे दोबारा तुम्हें देखता है, सच में हैरान। छोटी सी मुलाकात में ही वो समझ गया था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। और उसकी बहन इतनी प्राउड वुमन थी कि अपनी आखिरी घड़ियों में भी किसी के साथ समझौता नहीं करती। तुम और अलारा सच में रिलेशनशिप में हो। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। क्या तुम्हें मेरी बहन की कंडीशन के बारे में पता है? स्टेज 4 कैंसर, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। अगर उसे ये बीमारी ना होती। दंते गहरी सांस लेता है। चूंकि उसने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ ब्रो। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम उसका अच्छा ख्याल रखोगे और उसके आखिरी दिन खुशहाल बनाओगे। तुम्हें जो भी चाहिए मैं कर दूंगा। मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैं उसे जरूर ठीक कर दूंगा। दोपहर तक जब तुम वापस लौटते हो, तुम लेवल 12 तक पहुंच चुके होते हो। अगर आज दोपहर जोर लगाओ तो शायद लेवल 14 तक पहुंच सकते हो। अभी लेवल अप करना इतना मुश्किल नहीं है। जब तुम वापस आकर देखते हो कि अलारा अभी भी वहीं है, तो तुम राहत की सांस लेते हो। उसका शरीर तेजी से कमजोर होता जा रहा है। तुम उसे अपनी छाती से लगाकर एक एक छोटी चम्मच से खाना खिलाते हो। अलारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान है। वो अपनी नरम आंखों से तुम्हारी तरफ देखती है। मैं अभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। काश तुम कुछ दिन और मेरे साथ रह पाते, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे और कमजोर होते देखो। ब्लड वाइटैलिटी टॉनिक का एक कटोरा पीने के बाद अलारा के शरीर में थोड़ी गर्माहट लौटती है और कुछ ताकत वापस आती है। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, वो धीरे से कहती है। तुम उसे और करीब खींच लेते हो। अभी भी गर्मियों का बीच चल रहा है, लेकिन उसे ठंड महसूस हो रही है। बीमारी जीत रही है। उसका शरीर धीरे धीरे बंद हो रहा है। अलारा तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराती है और सिर हिलाती है, लेकिन तुम फिर भी उसकी आंखों में झिझक पकड़ लेते हो। मुझसे चुपके से दूर भागने की कोशिश कर रही हो। तुम मुस्कुराते हुए कहते हो। अरा थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन मानती नहीं। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, और मैं करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। आरा मुस्कुराकर सिर हिलाती है। एक पौष्टिक खाना तैयार करने के बाद तुम उसके साथ बैठते हो, जबकि वो थोड़ा थोड़ा खाती है। फिर उसे आराम करने के लिए लिटा देते हो। तुम दरवाजा बंद करके बाहर एक्सपी फार्म करने निकल जाते हो। हॉस्पिटल में तुम्हारी सीधी मुलाकात ब्रायन से हो जाती है। मार्कस, मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। चलो तुम्हें पापा से मिलवाता हूँ। ओह, तुम आ गए। अंदर आओ।
अंदर आओ। चीफ, हम आपसे मिलने आए हैं। अब कैसा महसूस हो रहा है? ब्रायन की माँ का चेहरा बेहद दयालु है। वो गर्मजोशी से तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है, जिससे तुम थोड़ा असहज हो जाते हो। तुमने कभी अपने असली माता पिता को नहीं जाना। तुम अंकल मैन और आंटी मैन के साथ बड़े हुए थे। आंटी मैन ने तुम्हें अपने बेटे जैसा पाला था। ब्रियाना मार्कस को ध्यान से देखती है। उसकी वो शांत सी हैंडसमनेस, जितना ज्यादा वो देखती है उतना ही वो आकर्षक लगता है। चीफ ली की हालत काफी बेहतर हो रही है। तुम उन्हें एक और एक्यूपंक्चर सेशन देते हो ताकि हीलिंग मजबूत हो और तुम्हारी गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर प्रोफिशिएंसी भी बढ़े। फिर तुम ब्लड वाइटैलिटी टॉनिक का एक और कटोरा तैयार करते हो। इस कटोरे के बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उठकर चल भी सकेंगे। बस ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा। अब तुम्हारी बात गॉस्पेल जितनी भरोसेमंद लगती है। सुना आपने? मार्कस कह रहा है कि आप चल सकते हैं। शाम तक तुम आखिरकार बिल्कुल टारगेट पर लेवल 14 तक पहुंच जाते हो। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, शायद सिर्फ 3 दिन में ही तुम लेवल 20 तक पहुंच सकते हो। जब तुम घर लौटते हो और अलारा को उनींदी हालत में जागते देखते हो तो तुम्हारा दिल दुख उठता है। लगता है अलारा खुद अपनी हालत महसूस कर रही है। शुरुआत में वो थोड़ी उलझी हुई लगती है, लेकिन फिर ऐसा महसूस होता है जैसे उसका शरीर अब उसका अपना ही नहीं रहा। ऑल तुम्हारा हाथ पकड़कर फुसफुसाती है, शायद मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। तुम सीधा उसकी आंखों में देखते हो। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन और मेरे पास तरीका होगा। तुमने मुझसे वादा किया था, अपना वादा निभाओ। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बच्चे दो। ऑल जानती है कि तुम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के सहारे उसे टिकाए हुए हो। मुझे तुम पर भरोसा है। अल्लारा तुम्हारी बाहों में झुक जाती है और बिना एहसास किए सो जाती है। उस रात तुम बिल्कुल नहीं सोते। तुम लगातार व्हाइट टाइगर स्टैंस और गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग करते रहते हो। सुबह होने से ठीक पहले गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर लेवल अप हो जाती है। गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर एक्टिव स्किल लेवल 3। इस अपग्रेड के साथ एक नया बोनस एट्रीब्यूट आता है, लाइफ सस्टेन। ये तुम्हें चौंका देता है। लाइफ सस्टेन का मतलब है मरीज की आखिरी सांस को बचाए रखना, उसे मरने न देना। एक पुरानी कहावत है कि जिनसेंग इंसान की जान बचा सकता है, लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ 100 साल पुराना वाइल्ड जिनसेंग ही ऐसा कर सकता है। ये सच है या नहीं, कोई नहीं जानता। हॉस्पिटल में डिजीज मॉन्स्टर्स की कभी कमी नहीं होती। तुम सुबह सुबह ही EXP फार्म करना शुरू कर देते हो। आधुनिक जिंदगी में एक्सरसाइज कम और आराम ज्यादा होने की वजह से पूरी तरह डिजीज फ्री इंसान ढूंढना मुश्किल है। तुम अपने लेवल के हिसाब से सही मैच तलाश रहे हो। अभी के लिए लेवल 40 से नीचे के सारे इलीट और नॉर्मल मॉन्स्टर्स तुम्हारे लिए फेयर गेम है। माइग्रेन बीस्ट लेवल 10 बॉस मॉन्स्टर। बैटल में ये पहली बार है जब तुम्हें कोई बॉस दिखता है जिसे तुम सच में हरा सकते हो। एक आदमी अपने सिर के बाएं हिस्से को पकड़कर तुम्हारे बगल में गिर पड़ता है, दर्द से कराहते हुए। वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए है। एक कॉम्बैट प्रॉम्प्ट सामने आता है। बॉस लेवल डिजीज मॉन्स्टर बैटल रिक्वायर्स गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर फर्स्ट। हे मैन, माइग्रेन है ना? मदद चाहिए? बस कर दो। वो आदमी बमुश्किल बोल पाता है। ये एक हॉस्पिटल है। उसे लगता है कि तुम डॉक्टर हो। दर्द इतना ज्यादा है कि उसके पास सवाल पूछने की ताकत ही नहीं बची। 30 सिल्वर नीडल्स आदमी के सिर पर फंची पॉइंट, टॉन्जियन पॉइंट और तीसरे एक्यू पॉइंट में घुसती हैं। इस बार तुम सक्सेसफुली कॉम्बैट में एंटर कर जाते हो। तुम थोड़ा एक्साइटेड हो क्योंकि ये तुम्हारी पहली बॉस लेवल डिजीज मॉन्स्टर फाइट है। वो एक रैम जैसा दिखता है, लेकिन हवा में तैर रहा है और उसके चारों तरफ भयंकर तूफानी हवाएं घूम रही हैं। उसके रेजर शार्प हॉर्न्स भालों की तरह सीधे बाहर निकले हुए हैं। माइग्रेन बीस्ट बॉस मॉन्स्टर 10,000 HP, सेम लेवल के नॉर्मल मॉन्स्टर से 10 गुना ज्यादा ताकतवर। उसके तेज हॉर्न्स उसे आसानी से स्ट्राइक करने देते हैं। बूम, 25% डैमेज। तुम राहत की सांस लेते हो। ये बॉस जरूर है, लेकिन तुम्हारे पास लेवल एडवांटेज है। ऊपर से इसकी डिफेंस उम्मीद से काफी कम है। एक और 15% डैमेज। 3 स्ट्राइक्स लगातार लगती है। 40 राउंड्स के बाद तुम विक्ट्री हासिल कर लेते हो। लूट 500 LB प्रीमियम लैम्प, 1 रैम विप और एक 22 रिंग। अब तक तुम लैम्प और विप ड्रॉप्स को लेकर लगभग शून्य हो चुके हो। मीट ड्रॉप रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन इक्विपमेंट अलग बात है। इस बार एक रिंग मिली है। बॉस मॉन्स्टर से ड्रॉप हुई 22 रिंग। सिर्फ नाम से ही ये पावरफुल लग रही है। 22 रिंग लेवल 10। ये कमाल की चीज है। ये डिफेंस और HP दोनों बढ़ाती है और इसके ऊपर हर सेकंड 10 HP रीजनरेट करती है। अभी तुम्हें बिल्कुल इसी चीज की जरूरत थी। तुम्हारे दूसरे रिकवरी बोनसेस के साथ मिलाकर तुम हर सेकंड 16 HP रिकवर कर सकते हो। आदमी का दर्द तुरंत गायब हो जाता है। वो हैरानी से तुम्हें देखता है जब तुम नीडल्स उसके सिर से निकालते हो। सर, आप यहाँ के डॉक्टर हैं ना? अब जाकर तुम उसे ध्यान से देखते हो। गोल और प्रॉस्पेरस सा चेहरा, हालांकि थोड़ा पीला। तुम सिर हिलाकर मुस्कुराते हो। बस यूं ही तुमसे मुलाकात हो गई। मैं माइग्रेन ट्रीट कर सकता हूँ। मेरा नाम सेड्रिक है। मैं सुपरमार्केट चेन चलाता हूँ। वो गिफ्ट कार्ड्स का एक स्टैक निकालकर तुम्हें देता है। तुम सिर्फ एक कार्ड रखते हो। वो जोर देकर तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फो मांगता है। तुम दोपहर तक EXP फार्म करते रहते हो, फिर अपना प्रोग्रेस चेक करते हो।
आधा रास्ता पूरा हो चुका है। अगर जोर लगाया तो तुम लेवल 19 तक पहुंच सकते हो। लकीली शुरुआती लेवल्स काफी आसान हैं, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता है रिक्वायर्ड ईएक्सपी भी बढ़ती जाती है। आखिर में एक लेवल गेन करने में 1.5 साल तक लग सकता है। तुम्हें महसूस होता है कि जैसे ही तुम लेवल 20 तक पहुंचोगे ब्रेस्ट कैंसर सेंचुरियन को खत्म करना पक्का हो जाएगा। घर वापस लौटकर तुम देखते हो कि अलारा अभी भी वहीं है। तुम्हें डर था कि वो चुपचाप चली न जाए। आरा फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास खड़ी नीचे ट्रैफिक देख रही है। तुम उसे देखते हो, इस पल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तुम मुड़कर किचन की तरफ चले जाते हो और तुम्हारी पीठ को देखती है और धीरे से आह भरती है। डिनर के बाद तुम बर्तन साफ करते हो, फिर दोबारा मॉब्स ग्राइंड करने निकल पड़ते हो। जो वादा किया है याद रखना। मैंने जो भी वादा किया है सब पूरा करूंगा। बाहर निकलने के बाद तुम थोड़ा वॉक करने का सोचते हो ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। तभी अचानक एक वैन तुम्हारे पास आकर रुकती है। पीछे के डोर्स खुलते हैं, 2 हाथ बाहर निकलते हैं और तुम्हें पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। तुम बिना विरोध किए अंदर जाकर आराम से बैठ जाते हो। हिलना मत। वैन के अंदर कुल 7 लोग हैं। मुझे आखिर कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी पता चल जाएगा, तुम दिमाग में सोचते हो। जिन लोगों को तुमने नाराज किया है उनकी लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं है। ड्रेक, स्किनर, काय और वनेसा। एक बैंडेज थग चिल्लाते हुए तुम पर झपटता है। तुम उसका हाथ पकड़कर एक ही झटके में तोड़ देते हो। वैन के पीछे केओस मच जाता है, लेकिन जल्दी ही सब शांत हो जाता है। ड्राइव करो, जहां ले जाने वाले थे वहीं ले चलो। यस सर, मैं ड्राइव करता हूँ। ड्राइवर ठंडे पसीने में भीगा हुआ है, डर से कांप रहा है। सबसे कम घायल आदमी का भी हाथ टूटा हुआ है। तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ड्रेक और बाल्डी ने इन्हें भेजा था। ड्रेक तो बस एक आम आदमी है, पूरी गैंग बॉल्डी को बॉस मानती है। इस बार ड्रेक ने बैकअप के लिए बॉल्डी को बुलाया है। एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में ड्रेक की गैंग खुद मौजूद रहने पर अड़ी हुई है। वो तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहते हैं। किसी को मारने का इरादा नहीं है, बस तुम्हें अधमरा करना चाहते हैं। वैन बिल्डिंग के नीचे रुकती है। सब अंदर हैं। तुम बाहर निकलते हो और अंदर चले जाते हो। ओपन फ्लोर में ड्रेक, बॉल्डी और बाकी लोग पहले से खड़े इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो तुम्हें अंदर आते देखते हैं उनके चेहरों पर स्मर्क फैल जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो स्मर्क गायब हो जाता है। सिर्फ तुम ही क्यों आए हो? बाकी लोग कहाँ हैं? तुम ड्रेक की तरफ देखकर मुस्कुराते हो। स्किनर और काय उसके बगल में खड़े हैं और वहां वनेसा भी है। लगता है पिछली बार का सबक काफी नहीं था। यहाँ हम 15 शायद 16 लोग हैं। आज हम तुम्हें पूरी तरह तोड़ देंगे। बल्डी की आंखों में गुस्सा जल रहा था। एक साथ दर्जन भर से ज्यादा आदमी तुम पर टूट पड़े, लेकिन अगले ही पल पूरा सीन केओस में बदल गया, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा तेज थे। हर मूव बिल्कुल टाइगर की तरह शार्प और फेरोशियस था। साफ, प्रिसाइज स्ट्राइक्स। 30 सेकंड से भी कम समय में हर आदमी जमीन पर पड़ा था। बॉल्डी का चेहरा सफेद पड़ गया। अब सिर्फ बाल्डी, ड्रेक, स्किनर, काय और वनेसा ही खड़े थे। तुम धीरे धीरे बाल्डी की तरफ बढ़े। मैं दोबारा कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। बाल्डी डर से कांप रहा था। उसे पता था तुम उसे मारोगे नहीं, लेकिन उसके लिम्स तोड़ दोगे। बिल्कुल, तुमने किक मारी और उसकी दोनों टांगें तोड़ दी। अगली बार तुम्हारी तीसरी टांग तोड़ दूंगा। चाहो तो टेस्ट करके देख लो। तुम मुस्कुराए। बल्डी के कपड़े ठंडे पसीने से भीग चुके थे। फिर तुमने बाकी लोगों को भी निपटा दिया। उसके बाद तुमने ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। हॉस्पिटल लौटकर तुम्हारा मूड बेहद अच्छा था। फॉर्च्यून पिग, लेवल 50 स्पेशल मॉन्स्टर। कॉम्बैट में एंटर करते ही बोनस रिवॉर्ड्स देता है। लोग हमेशा इंसेन लक की बात करते हैं। क्या इसकी वजह यही हो सकती है? होस्ट एक मोटा आदमी था, ऐसा चेहरा जो वेल्थ चिल्ला चिल्ला कर दिखाता हो। उसका बॉडी सरप्राइजिंगली हेल्थी था। लेकिन लक की बात करें तो एक और मॉन्स्टर था, ककल्ड कर्स, लेवल 1 स्पेशल मॉन्स्टर। कॉम्बैट अवेलेबल नहीं, व्हाटएवर। पहले फॉर्च्यून पिग से फाइट करते हैं। लेवल 50 स्पेशल मॉन्स्टर। कौन जानता है इससे किस तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एक जायंट गोल्डन पिग गोल्डन लाइट में चमक रहा था। उसके पास एक मैसिव ट्रेजर चेस्ट रखा था। फॉर्च्यून पिग, लेवल 50 स्पेशल मॉन्स्टर। 8 HP। तुमने पहला वार किया, एक चॉप और गोल्डन पिग टूट गया। गोल्डन रेन की तरह आसमान भर लाइट फैल गई। बेहद डैजलिंग। लूट, गोल्डन ड्रैगन आर्मर। तुम सीधा लेवल 20 पर पहुंच गए। आइटम लेवल 50 प्लस 1000 डेफ प्लस 2000 HP प्लस 200 ब्लॉक। पैसिव स्किल हीलिंग, हर सेकंड मैक्स HP का 8000 रिजनरेट करता है। पैसिव स्किल आयरन क्लैड, टोटल डेफ को 50% बढ़ाता है। अब तुम्हारा HP आसमान छू रहा था। इंसेनली हाई डेफ बोनस, इंसेनली हाई HP बोनस, और ये सब तुम्हारे टैलेंट्स HP रिजेन के साथ स्टैक हो रहा था। आखिरकार लेवल 20, नेम मार्कस। लेवल 20, कॉन 92, HP 5 और 9 नॉट डन, FTR 79, HP 4, F49 79। तुम पीछे मुड़े। वो आदमी वहीं बैठा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसे इतना इनक्रेडिबल रिवॉर्ड मिलने के बाद तुम्हें लगा तुम उस पर कुछ ओ करते हो। तुमने उसके पैरों के पास पड़े लेवल 1 ककल्ड कर्स को देखा। जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे शायद तुम अपसेट हो जाओ। कृपया गुस्सा मत होना।
अगर मुझ पर भरोसा हो तो खुद जाकर चेक कर लेना, अगर नहीं तो भूल जाना कि मैंने कुछ कहा था। तुम्हारी वुमन तुम्हें चीट कर रही है। तुम बिना पीछे देखे वहां से चले गए। विंस्टन तुम्हारी जाती हुई बैग को घूरता रह गया, पूरी तरह स्टन्ड। वो एक गुड नेचर्ड आदमी था। अगर मार्कस रुक भी जाता तब भी वो आर्ग्यू नहीं करता। विंस्टन की वाइफ बेहद खूबसूरत थी, टोटल नॉकआउट। अगर विंस्टन रिच नहीं होता तो शायद वो कभी ऐसी वुमन से शादी नहीं कर पाता। विंस्टन ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन की हल्की झलक आई, लेकिन गुस्सा नहीं। उसने बस धीरे से साई किया। लोग हमेशा कहते थे कि गॉड ने उसे सक्सेस हैंड फीड की है। वो हर दिन मीट खाता, ड्रिंक करता, जंक फूड स्कार्फ करता, ओवरवेट था लेकिन कभी सिक नहीं पड़ता था। हर चेकअप परफेक्टली क्लीन आता। वो वहीं बैठा सोचता रहा, इन सालों में उसने आखिर पाया क्या है और खोया क्या है। दूसरी तरफ सुबह के 10 बज चुके थे और मार्कस घर लौटने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऑल का ट्रीटमेंट क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच चुका था। आरा ने तुम्हें सरप्राइज से देखा। आज इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तुमने गहरी सांस ली और ऑल का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। क्या हुआ? अब मैं तुम्हें क्यूर कर सकता हूँ। तुमने ये मेंशन नहीं किया कि इससे उसकी लाइफ सिर्फ 2 साल बढ़ सकती है। तुम नहीं चाहते थे कि वो सस्पेंस में जिए। ऑल को पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे अंदर का पैशन देखकर उसके दिल में वार्मथ भर गई। मैं अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। आरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई। कुछ देर बाद आरा सो गई। मार्कस ने ब्रेस्ट कैंसर सेंचुरियन की तरफ देखा और फाइट चूज की। वो लगभग 16 FT लंबा एक व्हाइट टाइगर था। ब्लेड गिरा, वार पर वार। 2 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार ब्लोज एक्सचेंज होते रहे। तुम्हें महसूस होने लगा कि ब्लेड की धार कुंद पड़ रही है। आखिरकार उस मैसिव व्हाइट टाइगर का आखिरी स्लिवर ऑफ HP भी 0 पर पहुंच गया। मार्कस ने विक्ट्री क्लेम कर ली। लूट, 50 LB टाइगर बोन, व्हाइट टाइगर वद्रा स्किल और टाइगर क्वेक सेंट्रीग्रेड। सेंट्रीग्रेड उसकी रॉ पावर को रिप्रेजेंट करता था। अब ऑर्थोपीडिक कंडीशंस का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल था। बैटल खत्म होने के बाद मार्कस रिक्लाइनर पर धंस गया और आंखें बंद करके आगे के रास्ते के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते मार्कस को नींद आ गई। कुछ देर बाद आरा जागी। सबसे पहले उसे एहसास हुआ कि कुछ बदल चुका है। वो भारी, दर्द भरी कमजोरी गायब थी। वह खुद को वर्षों बाद इतना हल्का महसूस कर रही थी, बिल्कुल बीमारी से पहले जैसा। उसने अपने पास सोए हुए यंग मैन को देखा और उसके चेहरे पर वार्म स्माइल खिल उठी। उसने एक पतला ब्लैंकेट उठाया और मार्कस पर डाल दिया। फिर अपार्टमेंट में घूमते हुए हाथ पैर स्ट्रेच करने लगी। मैं ठीक हो गई हूँ, मैं सच में ठीक हो गई हूँ। मार्कस जागा और बाहर आकर मुस्कुराते हुए अलारा को इधर उधर घूमते देखता रहा। कैसा महसूस हो रहा है? अमेजिंग, उसने चमकती आंखों से जवाब दिया। तुमने मुझसे पूछा था ना मेरी विश क्या है? चलो कहीं वॉक पर चलते हैं। ओके। पहली बार दोनों हाथ पकड़कर बाहर निकले। जो कुछ भी वो देखते सब खूबसूरत लग रहा था। क्या हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना चाहोगी ताकि श्योर हो सको? नहीं, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम मुस्कुराए। अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो फिर भी मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करूंगी। इवन अगर तुम झूठ भी बोल रहे हो तब भी मैं खुश हूँ। मार्कस ने ये सुना और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों शॉपिंग करने गए और ऑल को पसंद आने वाले स्नैक्स खरीदे। फिर धीरे धीरे पास की पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट की तरफ निकल गए। तभी ऑल की नजर एक पूल हॉल पर पड़ी और वो अचानक रुक गई। तुम पूल खेलते हो? चलो कुछ राउंड्स खेलते हैं। मार्कस उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। एल्बो थोड़ा नीचे। हाँ, अब ग्रिप ज्यादा स्टेडी है। लगता है मैं थोड़ा रस्टी हो गया हूँ। दूसरी तरफ कमरे के उस पार कुछ लड़के उन्हें घूर रहे थे। वो वुमन अनरियल है। वो बॉडी, बस एक बार उसे पकड़ पाता। दूसरा हंस पड़ा। इजी है, फेक फाइट करेंगे, फिर मैं तुम्हें किक मारूंगा और तुम जाकर उससे टकरा जाना। डैम, तू सबसे स्नीकी निकला। अगर काम हो गया तो डिनर मेरी तरफ से। डील। वो शेमलेसली प्लान बनाते रहे, बिना ये जाने कि मार्कस की हियरिंग रेजर शार्प थी। उसने उनकी पूरी स्कीम सुन ली। ऑल मुस्कुराई। लिटिल ट्रबल मेकर, ये तुम्हारा मामला नहीं है, ज्यादा मत बढ़ो। ठीक क्यू पर उन लोगों ने फेक आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया। स्क्विंटी आइड वाला तो इतना ओवर एक्ट करने लगा कि उसने सच में किक मार दी। तू गया? उनमें से एक ने जोरदार किक खाई। दूसरा लड़खड़ाता हुआ ऑल की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मार्कस बिजली की तरह रिएक्ट किया। उसने आरा को अपनी तरफ खींच लिया और बैकहैंड से उस आदमी को दूर उड़ा दिया। तुम आदमी को ग्रोप करने की कोशिश कर रहे हो? मार्कस ने उसे एक किक मारकर पूरे रूम के पार फेंक दिया। आदमी इम्पैक्ट पर ही उल्टी कर बैठा। आसपास के लोग स्टन्ड होकर देखने लगे। फिर आरा को मार्कस के पास देखकर सब समझ गए। मार्कस ने कपड़े झाड़े और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो। रास्ते भर दोनों प्लेफुल तरीके से आर्ग्यू करते रहे। अचानक मार्कस ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पास से गुजर रहा एक आदमी ये देखकर खुद भी ट्राई करने लगा। बेब, तुम 360 LB की हो, मैं फिजिकली ये नहीं कर सकता। लड़की ने ये सुना और अगले ही पल खुद उसे उठा लिया और बड़े बड़े कदमों से चलने लगी। ये देखकर मार्कस भी इम्प्रेस्ड हो गया। ऑल हंसते हंसते अपना चेहरा उसके चेस्ट में छुपा लिया। दोपहर तक दोनों घर नहीं लौटे। काउच पर बैठकर बातें करते हुए ऑल ने पूछा,
क्या मैं वापस काम पर जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स, तुम हील हो चुकी हो। जो एक हेल्थी पर्सन कर सकता है वो सब तुम भी कर सकती हो। तो फिर मैं फैमिली को गुड न्यूज़ बताती हूँ। इतना कहकर अलारा ने घर फोन लगाया। कॉल खत्म होने के बाद उसने मार्कस की तरफ देखा। मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। मार्कस थोड़ा नर्वस होकर सिर खुजलाने लगा। वो 10 मिनट्स में यहाँ होंगे। मैं जल्दी से शावर लेकर चेंज कर लेता हूँ। 15 मिनट्स बाद एक मिडिल एज्ड कपल और एक हैंडसम यंग मैन पहुंचे। उस यंग मैन को मार्कस पहचान गया, दांटे। जैसे ही मार्कस ने ऑल की मदर को देखा, उसे समझ आ गया कि अलारा इतनी स्टनिंग क्यों है। उसकी माँ की एलिगेंस कमाल की थी। अंदर आते ही उसने अलारा को सिर से पांव तक देखा, लेकिन जल्दी ही मार्कस की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तो तुम मार्कस हो? मैम, सर, मैं नहीं जानता आपका कैसे धन्यवाद करूं। गुड गुड। दंते बीच में कूद पड़ा। ब्रो, और मैं? दूसरी तरफ ऑल के फादर ने काम एक्सप्रेशन और वार्म स्माइल के साथ सिर हिलाया। मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। ऑल, क्या तुम सच में बेटर हो? यस, बिल्कुल। ऑल मुस्कुराई, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुए। आखिर कौन यकीन करेगा कि स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर यूं ही गायब हो सकता है? मार्कस ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें शांत और स्टेडी थीं। ना कोई आर्ग्यूमेंट, ना कोई एक्सप्लेनेशन। फॉलो अप टेस्ट्स जब अलारा की रिकवरी कंफर्म कर देंगे तब फैमिली खुद मान जाएगी। उस शाम मार्कस ने पूरे फैमिली के लिए खुद खाना बनाया। उसकी स्किल्स ने सबको हैरान कर दिया। मार्शल आर्ट्स एंथुजियस्ट दांते खाने की तारीफ करते नहीं रुक रहा था। दांते कई कॉम्बैट डिसिप्लिन्स में ट्रेन करता था, जिनमें किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग शामिल थे। वह कई फाइटिंग स्टाइल्स प्रैक्टिस करता था। उसका नेचुरल टैलेंट लिमिटेड था और उसका फ्रेम छोटा था, लेकिन मार्शल आर्ट्स के लिए उसका डेडिकेशन बेहद फियर्स था। डिनर टेबल पर दंते ने सीधा चैलेंज दे दिया। वह मार्कस के साथ स्पार करना चाहता था। ऑल ने तुरंत रोकने की कोशिश की, लेकिन मार्कस बिना हेजिटेशन अग्री कर गया। श्योर। ऑल के पेरेंट्स हैरान नहीं हुए। आखिर दांते पहले ही बता चुका था कि मार्कस ने पहले सीरियस ट्रबल हैंडल किया था, इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स असली होनी ही थीं। वे अभी मार्कस के ग्रेटफुल थे, इसलिए नहीं कि उन्हें यकीन था कि उसने आरा को क्योर कर दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा वह उसकी जिंदगी के शायद आखिरी दिनों में उसका साथ दे रहा है। वह उसे हार्म से बचा रहा था और उसे उस प्यार का एहसास दे रहा था जिसकी वह हकदार थी। डिनर रेयर और वार्म था। सिर्फ एलर की मदर चुपचाप अपने दिल की चिंता दबाकर इस फ्लीटिंग वार्मथ को महसूस कर रही थी। मार्कस स्वभाव से स्टेडी था। जरूरत के बिना ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जितना ज्यादा अरा के पेरेंट्स उससे इंटरैक्ट करते उतना ही ज्यादा उसे अप्रूव करने लगे। उन्हें तो यहाँ तक लगने लगा कि वह उनके अपने बेटे से ज्यादा हैंडसम है। ज्यादा देर नहीं लगी और दांते खुद को रोक नहीं पाया। उसने मार्कस को फिर स्पार के लिए चैलेंज कर दिया। मार्कस खुशी से अग्री कर गया। श्योर। टॉप फ्लोर का लिविंग रूम काफी स्पेशियस था। दांते पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा, लेकिन क्लैश होते ही उसे एहसास हो गया कि दोनों के बीच का गैप एस्ट्रोनॉमिकल है। उसका टेस्टिंग जैब वाइस ग्रिप में पकड़ लिया गया। उसकी किक एफर्टलेसली ब्लॉक हो गई। उसके फुल पावर फॉलोअप्स पूरी तरह डोमिनेट हो गए। वह एक भी हिट लैंड नहीं कर पाया। आखिर उसे खुद ही कॉल इट ऑफ करना पड़ा। स्टॉप, आई एम डन, आई एम डन। दांटे ह्यूमिलिएशन से उबर भी नहीं पाया था कि मार्कस ने ऑलिव ब्रांच बढ़ा दी। अगर तुम पेन हैंडल कर सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ समय ट्रेन करूंगा। मैं तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी डबल कर सकता हूँ और तुम्हारी कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ा सकता हूँ। ब्रो, आर यू सीरियस? लेकिन तुम्हें सफरिंग सहनी पड़ेगी। दांटे ने बिना हेजिटेशन जवाब दिया। बाकी किसी चीज का प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मार्शल आर्ट्स के मामले में मैं पेन सह सकता हूँ। गुड। अगले कुछ दिनों में मुझे कुछ काम निपटाने हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करूंगा। दांटे इंस्टेंटली रिचार्ज हो गया। ब्रो, उस रात पूरा फैमिली टॉप फ्लोर पर ही रुका। प्राइवेट में ऑल ने मार्कस को टीज किया। मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड हैं, यू नो। इतना स्ट्रेस्ड क्यों हो? मुझे लगा तुम कॉट इन द मिडल फील करोगी। अगले दिन मार्कस ने कहा कि उसे अपने होम टाउन वापस जाना है, जिससे उसकी फैमिली को भी उसे चेकअप के लिए ले जाने का टाइम मिल जाएगा। ऑल ने उसे कसकर हग किया। छोड़ने का मन नहीं था। मार्कस 200 ड्राइव करके जेन काउंटी में अपने होम टाउन की तरफ निकला। एरिया रिमोट और स्पार्सली पॉपुलेटेड था। हालांकि पिछले कुछ सालों में रोड्स काफी इंप्रूव हो चुकी थीं। मार्कस सूटकेस उठाकर 6 माइल्स पैदल चलकर विलेज की तरफ बढ़ा। आधे घंटे बाद वह वोंग विलेज में दाखिल हुआ। ज्यादातर सिंगल स्टोरी होम्स थे, बीच बीच में कुछ 2 स्टोरी हाउसेस। सड़क किनारे कार्स खड़ी थीं। अब यह जगह पहले जैसी आइसोलेटेड नहीं रही थी। रास्ते में नेबर्स एक एक करके उसे ग्रीट करते गए, लेकिन गॉसिप भी कम नहीं थी। कॉलेज ग्रेजुएट, 3 साल हो गए, न पैसा न वाइफ, ग्रेटिट्यूड का नाम नहीं। एग्जैक्टली, जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं। लेकिन मार्कस के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मिसेस यांग को देखा और प्रीमियम मीट का एक पैक उनके हाथ में थमा दिया। आखिर बचपन में वह अक्सर उनके घर खाया करता था। ओ माय, थैंक यू मार्कस। मेंशन मत कीजिए, टेस्ट करके देखिए। फिर मार्कस घर पहुंचा। मार्कस, तुम वापस आ गए। अंदर आओ, अंदर आओ। तुम दुबले हो गए हो, लेकिन काफी शार्प लग रहे हो। विलेज गॉसिप की कोई भी बात उस पल की प्योर फैमिली वार्मथ के सामने कुछ नहीं थी।
सच यह था कि मार्कस 6 या 7 साल की उम्र तक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा था। उसके बाद उसे उसके चाइल्डलेस अंकल और आंट ने अडॉप्ट कर लिया। उसने उन्हें बुलाने का तरीका कभी नहीं बदला, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे अपने सगे बेटे की तरह ही ट्रीट किया। इस ट्रिप होम पर मार्कस तुरंत अपना सूटकेस खोलता है और गिफ्ट्स बाहर निकालता है। अरे नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सच में नहीं करना चाहिए था। ये लड़का फिर पैसे खर्च कर रहा है। ये तो मेरा फर्ज है। अंकल मिन, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। फिर वह ग्रेस को कॉल करता है। ग्रेस, मैं वापस आ गया हूँ, लंच बना रहा हूँ, आ जाओ। ओके, मैं अभी आती हूँ। ग्रेस लगभग 30 की है। उसने एक वेल्थी फैमिली में शादी की थी, लेकिन कभी बच्चे नहीं हो पाए। वह जल्दी से अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आती है, साथ में वे स्नैक्स और फ्रूट लेकर, जो मार्कस को बचपन में बहुत पसंद थे। जब दोनों भाई बहन मिलते हैं, उनके बीच का बॉन्ड साफ दिखाई देता है। अपने शार्प इंस्टिंक्ट से मार्कस तुरंत नोटिस कर लेता है कि उसकी सिस्टर के साथ कुछ गलत है। इतनी गर्मी में भी वह हाई कॉलर्ड लॉन्ग स्लीव शर्ट पहने हुए है। उसकी नेक पर ब्रूजेस झलक रहे हैं। हर मूवमेंट में हल्का सा फ्लिंच है। मार्कस ग्रेस से चिपके अजीब मॉन्स्टर्स भी नोटिस करता है। कंकशन फील्ड, लेवल 5 एलीट मॉन्स्टर, कॉम्बैट के लिए अवेलेबल नहीं, समय के साथ हील होगा। एंग्जाइटी फील्ड, लेवल 5 स्पेशल मॉन्स्टर, करंटली नॉट अवेलेबल फॉर कॉम्बैट। ब्लड स्टेसिस फील्ड, लेवल 5 स्पेशल मॉन्स्टर, करंटली नॉट अवेलेबल फॉर कॉम्बैट। मार्कस मुश्किल से अपना रेज दबाता है। पहले वह फैमिली के साथ बैठकर हॉट पॉट और तन्याकी एंजॉय करता है। मील के दौरान ग्रेस उसकी कुकिंग स्किल्स की खूब तारीफ करती है और यहाँ तक कहती है कि उसे हॉट पॉट रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। असल में मैं इसके बारे में सोच भी रहा हूँ। मार्कस क्लोथ शॉपिंग का एक्सक्यूज बनाकर ग्रेस को घर से बाहर ले जाता है। राइड करते हुए वह सीधे पूछता है, क्या वह तुम्हें मारता है? ग्रेस, क्या अंकल मिन और आंटी मिन को इसके बारे में पता है? ग्रेस धीरे से जवाब देती है, उन्हें पता है। फिर उसे कुछ एहसास होता है। मार्कस, मुझे लगता है तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। क्लोथिंग स्टोर इस तरफ नहीं है। मैं शॉपिंग पर नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। मार्कस, रुक जाओ। उसका फैमिली बहुत बड़ा है और वह हर तरह के शेडी लोगों के साथ घूमता है। हम उनसे उलझ नहीं सकते। ग्रेस, मुझ पर भरोसा करो। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। उन शांत शब्दों के नीचे रेज का इन्फर्नो जल रहा था। मार्कस हमेशा कंपोज्ड रहता है, लेकिन फैमिली की बात आते ही उसका कंपोजर गायब हो जाता है। मार्कस, वे लोग नहीं रुकते, उन्हें लिमिट नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? ग्रेस, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे हैंडल करने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ हमारा पूरा फैमिली ठीक रहेगा। बात करते करते वे ग्रेस के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस तक पहुंच चुके थे। मार्कस स्कूटर पार्क करता है, उसका हाथ पकड़ता है और सीधे बिल्डिंग 3 यूनिट 202 की तरफ बढ़ जाता है। वह नॉक करता है, डोर खुलता है और सामने डेरेक खड़ा होता है। बज़कट थग, शराब की बदबू से भरा, टैंक जैसा शरीर, एरोगेंस टपकती हुई। डेरेक कुछ बोल पाता उससे पहले ही मार्कस एक किक मारता है जो उसे उड़ाकर दूर फेंक देती है। डेरेक दोहरा होकर अपना पेट पकड़ लेता है। उसका चेहरा फ्यूरी से मुड़ जाता है। तू छोटे कमीने, मरना चाहता है? ओह, तो ये लूजर तुम्हारा सपोर्ट बनने आया है? ग्रेस, बस यहाँ बैठकर शो एंजॉय करो। तुम खुद को टफ समझते हो, अब इतने चुप क्यों हो? अभी भी बड़ा बनने का मन है? प्लीज, मुझसे गलती हो गई, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। गुड, पहले तुम मेरे साथ वांग विलेज चलोगे और अंकल मिन और आंटी मिन के सामने झुककर माफी मांगोगे। कोई बहाना नहीं। ओके ओके। वांग विलेज और यांग विलेज के बीच सिर्फ एक रोड थी। कुछ ही देर में अंकल मिन और आंट मिन बाहर दौड़कर आ गए। उनके सामने का सीन उनकी कल्पना से बाहर था। मार्कस सबके सामने डेरेक को पीट रहा था। मार्कस सच में डेरेक को मारने की हिम्मत कर रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। फैमिली में एक बेटा होना जरूरी है जो स्टैंड ले सके। बेटा ना हो तो हर कोई तुम्हें दबाता है, यहाँ तक कि बेटी की भी अपने हस्बैंड के घर में कोई स्टैंडिंग नहीं रहती। मेरी बेटी उनकी फैमिली में गई और मेरा सन इन लॉ हर दूसरे दिन हमारे दरवाजे पर ट्रबल करने आ जाता है। अंकल मिन हमेशा पेशेंट और क्वाइट आदमी रहे थे, लेकिन इस पल में सालों का दबा हुआ दर्द बाहर निकल आया। ये वाला अंकल मिन के लिए, ये वाला आंटी मिन के लिए और ये किक ये ग्रेस के लिए। तभी 4 मोटरसाइकिल्स गरजते हुए आ पहुंची। डेरेक के लोग आ गए थे। रॉन्ग साइड पर सिर्फ मार्कस और अंकल मिन थे। क्या उन्हें बीच में जाना चाहिए? यांग्स की संख्या ज्यादा थी। कौन हिम्मत करता? एक मोटरसाइकिल रोड साइड पर चीखते हुए रुकती है। तू छोटे कमीने, तूने हमारे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत की, आज तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्राउड डर कर पीछे हट जाता है। अंकल मिन और आंटी मिन अपनी मुट्ठियां कस लेते हैं। ग्रेस का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। डर मत ग्रेस, इस छोटी सी प्रॉब्लम की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तभी एक स्टील पाइप पूरी ताकत से नीचे आता है। मार्कस उसे नंगे हाथों से पकड़ लेता है और कसकर जकड़ लेता है। ठोस स्टील पाइप प्रेट्जल की तरह मुड़ जाता है। ये एक पल वहां मौजूद हर इंसान को शॉक में डाल देता है। यांग्स अपनी जगह पर जम जाते हैं।
मार्कस मुड़ा हुआ पाइप एक तरफ फेंकता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। मेरी सिस्टर ने तुम्हारे फैमिली में शादी की ताकि तुम उसे चेरिश करो, मारो नहीं। डेरेरिक ने मेरी सिस्टर को मारा और मेरे अंकल की बेइज्जती की। आज मैंने उसे खत्म नहीं किया, यही मेरी मर्जी है। तुम मौत मांग रहे हो। डेरेरिक हिम्मत जुटाकर मार्कस के चेहरे पर सीधा पंच मारता है। मार्कस न फ्लिंच करता है न डॉज। वह पंच सीधे अपने चीक पर लगने देता है। बस इतनी ताकत। डेवन चीखता है और पीछे लड़खड़ा जाता है। उसकी मुट्ठी पर्पल सूज चुकी है, नकल्स लगभग टूट गए हैं। इतनी सी ताकत लेकर मेरे सामने टफ बनने चले थे। मार्कस तिरस्कार से हंसता है। वह आगे बढ़ता है, डेवन की कॉलर पकड़ता है, उसे जमीन से सीधा उठा लेता है और रैग डॉल की तरह कई मीटर दूर फेंक देता है। बाकी सब यह देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। वे सिर से पैर तक कांप रहे हैं, पूरी तरह टूट चुके हैं। हमसे गलती हो गई, वे हकलाते हैं। हम कभी आपकी सिस्टर को परेशान नहीं करेंगे, वोंग फैमिली से दोबारा नहीं उलझेंगे। तुम्हें लगता है सिर्फ सॉरी काफी है? मार्कस ग्रेस की तरफ मुड़ता है। तुम क्या चाहती हो? ग्रेस की आवाज स्टेडी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस डिवोर्स चाहती हूँ। उसकी मांग सुनकर यांग्स पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। उन्हें लगा था मार्कस बेहिसाब डिमांड्स करेगा, पैसे, कॉम्पेंसेशन, कुछ भी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बात सिर्फ डिवोर्स पर खत्म होगी। मैं अभी अग्री करता हूँ तो फिर वही होगा जो मेरी सिस्टर चाहती है। मार्कस, मैं इन लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर वह चिंता से उनकी तरफ देखती है। उसे डर है कि मार्कस कहीं ज्यादा दूर न चला गया हो और बात लीगल ट्रबल तक न पहुंच जाए। मार्कस उनके पास जाता है और काम में लग जाता है। क्रैक क्रैक, रिलैक्स, सिर्फ फ्लैश वुंड्स हैं, बैंडेज कर दो, ठीक हो जाएंगे। जो आदमी जमीन पर पड़े थे वे दर्द से चीखते हैं लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं। उसी दिन ग्रेस और डेरेरिक डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देते हैं। ग्रेस सर्टिफिकेट को देखती है और उसके कंधों से जैसे भारी बोझ उतर जाता है। मीनवाइल कंडीशन फिलहाल स्टेबलाइज हो चुकी है। मार्कस डिसाइड करता है कि अब घर की हालत बदलने का वक्त आ गया है। डिनर के दौरान अंकल चिंग अपनी व्हीलचेयर में आंटी चिंग के साथ आते हैं। परफेक्ट टाइमिंग अंकल, मुझे कुछ डिस्कस करना है। मार्कस सीधे अंकल चिंग को व्हीलचेयर से उठाकर नॉर्मल सीट पर बैठा देता है। शाबाश मार्कस। मार्कस उन्हें वाइन का ग्लास भर कर देता है। आंटी चिंग रोकना चाहती हैं लेकिन खुद को रोक लेती हैं। स्पाइनल डैमेज फील्ड, वैनगार्ड मिनियन, लेवल 40 एलीट मॉन्स्टर। वॉकिंग एबिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड, लेवल 40 एलीट। वह इसे हैंडल कर सकता है। मैं आपकी लेग्स में फीलिंग वापस ला सकता हूँ, शायद आपको फिर से चलने लायक भी बना दूं। अंकल चिंग जम जाते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने गलत सुना। आंटी चिंग शॉक में मार्कस को देखती है। हॉस्पिटल ने कहा था कि कुछ नहीं हो सकता। मैंने ये बात बहुत पहले एक्सेप्ट कर ली थी। मार्कस पेपर और पेन निकालता है। कुछ लिखिए, इस बार मुझ पर भरोसा कीजिए। अगर काम नहीं किया तो आपका कुछ नहीं जाएगा। ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपके लिए बनाई है। मार्कस गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर, बोन सेटिंग, सेंचुरी ग्रेड मसाज इस्तेमाल करता है। उन लेग्स में 10 साल से जमे ब्लॉकेज को खोलता है। वह मसाज फिर दोहराता है, एक और राउंड एक्यूपंक्चर का, फिर कॉम्बैट में एंटर करता है। स्पाइनल डैमेज फील्ड, 16,000 HP, उसकी उम्मीद से 2 गुना। लेकिन अब मार्कस के लिए कोई खतरा नहीं। वह ऑक्स हेड और फिश बॉडी वाला विशाल बीस्ट है। उसकी जायंट टेल मार्कस पर वार करती है। 0 डैमेज। अब मार्कस की टर्न। उसके हाथ में व्हाइट टाइगर वादरा सटीक वार करता है। विक्ट्री 1600 XP अर्न्ड प्लस बोन रेस्टोरेशन फॉर्मूला और इंटेस्टिनल क्लींस फॉर्मूला। और तभी अंकल चिंग हाँफते हुए बोल उठते हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ। एक आदमी जिसने 10 साल पैरालिसिस में बिताए हों, उसके लिए अपनी लेग्स को फिर से महसूस करना, सेंसेशन लौट आना, वह खुशी ऐसी है जिसे कोई सामान्य इंसान समझ ही नहीं सकता। बस थोड़ा और, हाँ ऐसे ही। आप बहुत अच्छा चल रहे हैं। मैं ठीक हूँ, मैं कर सकता हूँ। अंकल चिंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे रुकने का नाम नहीं लेते। सिर्फ वही इंसान समझ सकता है कि प्योर जॉय के आंसू क्या होते हैं, जिसने ऐसी ओवरवेलमिंग खुशी महसूस की हो। मैं सच में खड़ा हूँ। वह इंतजार नहीं कर पाता, उठता है और कुछ कदम चलता है। मैं सच में ठीक हो गया हूँ। इस शॉक ने सबको इतना हिला दिया कि कोई यह पूछना ही भूल गया कि मार्कस ने मेडिसिन कहाँ सीखी। जब बाद में पूछा गया, उसने बस इतना कहा कि उसने एक पुराने ट्रेडिशनल डॉक्टर के अंडर स्टडी किया था। अंकल चिंग 10 साल में पहली बार शराब पीता है। वह डिनर के दौरान कई बार उठकर चलता है, डरते हुए कि कहीं यह सब सपना ना हो। मार्कस इसी मौके पर हॉट पॉट रेस्टोरेंट का आइडिया रखता है। सब तुरंत अग्री कर लेते हैं। वे देर रात तक ड्रिंक करते हुए रेस्टोरेंट की डिटेल्स डिस्कस करते रहते हैं। ग्रेस छोटी नोटबुक में जरूरी बातें लिखती जाती है। डिनर के बाद अंकल चिंग खुद पैदल घर जाने की जिद करता है। अगले दिन पूरा विलेज हिल जाता है। देखो, क्या वह वांग फैमिली के अंकल चिंग नहीं है? सच में वही हैं। सब स्टन्ड रह जाते हैं। 10 साल से पैरालाइज्ड अंकल चिंग फिर से चल रहे हैं। मीनवाइल मार्कस पहले ही टाउन में जगह देखने निकल चुका है, सोचते हुए कि किसी एग्जिस्टिंग हॉट पॉट प्लेस को रेंट पर ले या शुरू से बिल्ड करे। चलते चलते उसे अचानक आवाज सुनाई देती है। मार्कस, उसे पता चल गया था कि वह जगह ढूंढ रहा है। क्या कोइंसिडेंस है? मुझे यह एरिया अच्छी तरह पता है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? कहीं बड़ा, सामने ओपन स्पेस हो, मेन क्राउड से थोड़ा हटकर हो तो भी ठीक है। चलो मैं तुम्हें कुछ जगहें दिखाती हूँ। ब्रियाना मार्कस से 4 साल बड़ी है।
उसने अपना हस्बैंड खो दिया और अब अकेले अपनी 2 साल की बेटी पाल रही है। बाद में मेरे पेरेंट्स के घर आना, मॉम और डैड हमेशा तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। श्योर, थैंक्स ब्रियाना। मार्कस, ली हाउस तुम्हारा ही घर है। ये सुनते ही मार्कस फ्रीज हो जाता है। क्या सोच रहे हो? ये आपके पेरेंट्स का घर है। कुछ नहीं। वे टाउन के एज पर पहुंचते हैं। मेन राउंड अबाउट के पास एक 3 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है। मार्कस उसे देखते ही पसंद कर लेता है। प्लेंटी ऑफ पार्किंग, वाइड ओपन व्यूज, इजी एक्सेस। साउथ साइड से टाउन में आने वाला लगभग हर इंसान यहीं से गुजरता है और ये प्रोविंशियल हाईवे के पास है। कुछ पल बाद मार्कस कहता है, यही है ब्रियाना, मुझे यह जगह पसंद है। ब्रियाना ब्लिंक करती है। पक्का? बिल्कुल। मार्कस सिर हिलाता है। बिल्डिंग पहले से रेनोवेटेड है, अंदर सब ब्रांड न्यू है, बस खाली पड़ी है। ठीक है, अब जब जगह मिल गई, मेरे घर चलो। हमने रेंट की बात तो की ही नहीं। और लैंडलॉर्ड को कॉल नहीं करना चाहिए? जल्दी लॉक करना होगा, मैं कुछ दिनों में ओपन करना चाहता हूँ। ये बिल्डिंग मेरी है, रेंट भूल जाओ। अगर हो सकता तो मैं तुम्हें दे देती। ये सुनकर मार्कस सिर खुजलाता है। मतलब रेंट? क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते मार्कस? अगर फैमिली कहते हो तो रेंट की बात दोबारा मत करना। जितने दिन चाहो ये जगह इस्तेमाल करो। उसने बात साफ कर दी थी। मार्कस अब मना नहीं कर सकता था। तो वह एक फ्रूट शॉप पर रुकता है, कुछ फ्रूट और एक स्पेशल गिफ्ट खरीदता है, फिर ब्रियाना के साथ ली हाउस जाता है। चीफ ली और उनकी वाइफ उसे देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। अरे, तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे गिफ्ट्स। ये तो मेरा फर्ज है सर। मैम, बस छोटा सा टोकन है। मार्कस, अंदर आओ, बैठो। मॉम, मैं आ गई। ब्रियाना वहां है और उसके पास एक छोटी लड़की खड़ी है। मिमी, क्या देख रही हो? मिमी, अंकल मार्कस को हेलो बोलो। मिमी बिल्कुल पोर्सलन डॉल जैसी लगती है। ब्रियाना के अच्छे जीन्स का ब्लेसिंग, जैसे जेड से तराशी हुई छोटी एंजल। अंकल मार्कस, वह सॉफ्ट शुगरी वॉइस में बोलती है। मार्कस के दिल में एक ऐसी वार्मथ भर जाती है जिसे वह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतनी प्रेशियस, इतनी क्यूट। उसका एक्सप्रेशन देखकर पूरा फैमिली खुश होकर हंस पड़ता है। तुम्हें बच्चे सच में बहुत पसंद है मार्कस। गर्लफ्रेंड है? मार्कस जल्दी से जवाब देता है। हाँ हाँ है। मिमी, ये तुम्हारे लिए। वाह, थैंक यू। टेडी बेयर, कितना सॉफ्ट है, कितना कम्फी। मिमी, अंकल मार्कस को थैंक यू बोलो। थैंक यू अंकल मार्कस। उसकी हनी जैसी मीठी आवाज सबके कानों में म्यूजिक जैसी लगती है। फिर छोटी लड़की अपनी बाहें फैलाती है, चाहती है कि मार्कस उसे गोद में उठाए। वह अपना छोटा सा चेहरा उसके चीक से सटा लेती है। ब्रियाना सरप्राइज हो जाती है। मिमी कभी स्ट्रेंजर्स को खुद को होल्ड नहीं करने देती। शायद उसने मार्कस के काम और जेंटल स्पिरिट को महसूस कर लिया था, इसलिए वह उस पर ट्रस्ट कर रही है। और तभी अचानक मिमी 2 बार पुकारती है, डैडी। मार्कस एकदम स्टिफ हो जाता है। वह स्टैच्यू की तरह खड़ा रह जाता है। पूरा ली फैमिली डिसबिलीफ में उसे देखता है। मार्कस खुद को रोक नहीं पाता और मिमी की नोज हल्के से टैप करता है। ब्रियाना अपनी बेटी को देखती है। उसकी आंखों में टेंडरनेस और हार्ट एक दोनों की झलक तैर रही होती है। मार्कस, यहाँ अपने घर जैसा फील करो, स्ट्रेंजर मत बनो। ब्रायन, जाकर देखो डिनर रेडी है या नहीं। थोड़ी ही देर में खाना सर्व हो जाता है। चीफ ली एक बड़े दिल वाले वार्म इंसान हैं और वह मार्कस को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। मार्कस, जब भी मेरे घर खाना खाना चाहो, सब फ्री है, खाओ बेटा। ये बच्चा सच में लकी है। छोटी वाली तुमसे कितनी अटैच्ड हो गई है, क्यों ना तुम उसके गॉडफादर बन जाओ। यह बात मजाक में शुरू होती है, लेकिन मार्कस बिना हेजिटेशन के अग्री कर लेता है। डील। ब्रियाना का एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें सरप्राइज से भरी हैं। मार्कस इस वक्त एक अलग ही जगह पर खड़ा है। उसके अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसके पास जो कुछ है वह पैसे से कहीं ऊपर है। रियल वर्ल्ड में ज्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस वेल्थ या पावर से आता है, लेकिन मार्कस अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ के अलावा एक ऐसी हीलिंग गिफ्ट भी रखता है जो किसी की लाइफ को एक हद तक अपने हाथों में पकड़ सकती है। चीफ ली को ही देख लो। मार्कस न होता तो वह अब तक जा चुके होते। जबकि बाकी लोग अभी भी पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्कस उस स्टेज से आगे निकल चुका है। उसे सच में लगता है कि पैसा बस एक एक्सेसरी है। हाँ, पैसा बहुत कुछ कर सकता है। वह हैप्पीनेस का अपीयरेंस खरीद सकता है, डिवोटेड पेरेंट्स, ओबीडियंट चिल्ड्रन, हार्मोनियस फैमिली, पिक्चर परफेक्ट लाइफ। लाइफ एक स्टेज है और स्टेज ही लाइफ है। असली और नकली की लाइन धुंधली हो जाती है। लोग कहते हैं लंबी बीमारी सबसे डिवोटेड चाइल्ड को भी टेस्ट कर देती है। इंसानी दिल की भी एक लिमिट होती है। तो फिर कौन कह सकता है कि क्या रियल है और क्या नहीं। मार्कस फिर भी वेल्थ बिल्ड करेगा, क्योंकि उसके फैमिली को उसकी जरूरत है। इसी वजह से वह यह रेस्टोरेंट खोल रहा है। वापस टेबल पर मार्कस थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करता है। मैं आज कोई गिफ्ट नहीं ला पाया, अगली बार इसकी भरपाई करूंगा। चीफ ली और उनकी वाइफ धीरे धीरे मार्कस के बैकग्राउंड की बात करते हैं। उन्हें उसकी पूरी कहानी पता है और वे उसकी मदद करना चाहते हैं। जब किसी को उसकी सबसे जरूरत हो, उस समय मदद करना सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। आज मार्कस का मिमी का गॉडफादर बनना दोनों फैमिलीज को और करीब ले आया।
चीफ ली और उनकी वाइफ वार्मली मार्कस से बातें करते हैं। बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना हेजिटेशन बताना। अब हम फैमिली हैं, क्यों ना हम कभी तुम्हारे घर भी आएं? ऑफ कोर्स, लेकिन क्या वह ज्यादा ट्रबल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर तय रहा। ब्रियाना की मदर खुशी से मुस्कुराती है। उनका ग्रेटिट्यूड मार्कस के लिए बहुत गहरा है। लंच के बाद मार्कस जाने की तैयारी करता है। ब्रियाना उसे कीज देती है। मार्कस फिर से रेंट की बात उठाने की कोशिश करता है और ब्रियाना उसे घूर कर देखती है। फाइन, वह बात वहीं छोड़ देता है। यार, मैं तुमसे जीत ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा करते हैं, आज मैं मिमी के लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया तो रेस्टोरेंट के 10% शेयर्स उसे दे दूंगा। ब्रियाना मना नहीं करती। डील। और मार्कस, ये कार्ड रखो, पिन 6 है। मार्कस इंस्टिंक्टिवली मना करने की कोशिश करता है। ब्रियाना, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, फिर जब तुम समडे बहुत बड़े आदमी बन जाओ तो मुझे एक फैंसी डिनर खिलाना। बाय नाउ। मार्कस उसे वेव करके विदा करता है। कुछ लोगों की काइंडनेस मार्कस सच में महसूस कर सकता है, क्योंकि उसने ब्रियाना के फादर की जान बचाई थी। बस वही एक रीजन काफी है कि वह जेन्युइनली उसकी केयर करती है। वह पावरफुल है, वेल्थी है, केपेबल है, मार्कस से कुछ साल बड़ी, उसके ब्रदर की क्लासमेट और अब उसकी डॉटर की गॉडमदर जैसी रिलेशन। अगर वह मार्कस के साथ अच्छी नहीं होगी तो फिर कौन होगा? जब ब्रियाना वापस अंदर आती है, उसका फैमिली उसे क्यूरियस नजरों से देखता है। आज वह अलग बिहेव कर रही थी। वह मार्कस के साथ वापस आई। गॉडफादर वाली बात उसी ने शुरू की और ब्रायन को भेजने के बजाय खुद मार्कस को छोड़ने पर इंसिस्ट किया। अगर उसकी पहले शादी न हुई होती तो वह और मार्कस बहुत अच्छे मैच होते, लेकिन वह विडो है और उसकी एक डॉटर भी है। ठीक है, इतना ओवरथिंक मत करो। ब्रियाना बात क्लियर करती है। माम, मार्कस एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट खोल रहा है। उसे जगह चाहिए थी तो मैंने अपनी खाली बिल्डिंग ऑफर कर दी। उसे वह परफेक्ट लगी। ब्रायन खुद को रोक नहीं पाता। ब्रियाना, तुम्हें मार्कस कैसा लगता है? ब्रियाना उसे घूरती है। ब्रायन तुरंत चुप हो जाता है। अगर कुछ होता भी तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना? वापस घर पर मार्कस फैमिली को रेस्टोरेंट स्पेस के बारे में बताता है। वह कुछ देर सोचता है, फिर पूछता है, अंकल चिंग, आंटी चिंग, यांग और चोंग बाहर जॉब्स में कैसे कर रहे हैं? बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। हार्ड लेबर, कोई फ्यूचर नहीं, कोई रियल स्किल नहीं। जब काम मिलता है तब कुछ दिन काम करते हैं, नहीं तो आइडल बैठे रहते हैं। तो क्यों ना यांग और चोंग को वापस बुला लें? रेस्टोरेंट को लोगों की जरूरत होगी, इससे हमें कम आउटसाइडर्स हायर करने पड़ेंगे। आंटी चिंग की आंखें चमक उठती हैं। बहुत बढ़िया, मैं अभी कॉल करती हूँ। कितना थॉटफुल बच्चा है। उसके दोनों बेटे बाहर कहीं सेटल नहीं हो पाए, उन्हें वाइफ्स तक नहीं मिल रही। मार्कस के साथ वापस आकर काम करना निश्चित ही बेहतर होगा। तभी मार्कस का फोन बजता है। आरा का कॉल है। आरा, क्या मेरा आदमी मुझे मिस कर रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। मैं चेकअप के लिए गई थी। मैं सच में बेहतर हो रही हूँ। मेरी छोटी आरा अब मुझे अच्छा फील कराने के लिए व्हाइट लाइज बोलना सीख गई है। आरा हैरान हो जाती है। तुम्हें पता है, तुम अब मिड स्टेज पर हो। अगर मैं मिड स्टेज में इसे ट्रीट कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें पूरी तरह क्योर भी कर सकता हूँ। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें लंबी पूरी लाइफ दूंगा, बड़े फैमिली के साथ। मार्कस, तुमसे मिलना मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज थी। मार्कस पूरा दिल भरा हुआ महसूस करते हुए फोन रखता है। वह वापस जाता है और हॉट पॉट बेस तैयार करना शुरू कर देता है। ये ऐसा काम है जो सिर्फ वही कर सकता है। अच्छी बात यह है कि एक बैच बहुत लंबे समय तक चलता है और वह उसे अपने स्पेशल इन्वेंट्री में स्टोर कर सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए बस एक स्टोरेज रूम चाहिए ताकि जरूरत भर स्टॉक रखा जा सके। कुछ चीजें अपने तक रखना ही बेहतर होता है। ज्यादा बोलना सिर्फ ट्रबल बुलाता है। उस दोपहर ब्रायन मदद के लिए आता है, साथ में उसके कई कजिन्स और रिलेटिव्स भी। सब मिलकर काम में लग जाते हैं। काम बांट लिया जाता है। कोई रेनोवेशन की जरूरत नहीं, बस हॉट पॉट टेबल्स खरीदनी है। कॉस्ट कोई इश्यू नहीं। प्रोडक्शन लाइसेंस और परमिट्स की जिम्मेदारी भी ब्रायन संभाल रहा है। पेपर वर्क बहुत है, लेकिन सब तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर खाली पल में मार्कस व्हाइट टाइगर स्टैंस और गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग करता है। उसकी एक्सपी साफ दिखाई देने लायक बढ़ रही है और वह रुक नहीं पा रहा। मास्टरी पूरी होने पर उसे परमानेंट 10 पॉइंट्स कॉन और एसटीए में मिलते हैं। ह्यूज बूस्ट। जब इंसान अपनी प्रोग्रेस खुद देख सकता है तब मेहनत जारी रखना आसान हो जाता है। अगले दिन दोपहर में यांग और चोंग घर लौटते हैं। दोनों पूरे 6 FT लंबे, अच्छे दिखने वाले, वोंग फैमिली के सॉलिड जीन्स वाले लड़के हैं, बस बेहद गरीब। मार्कस उन्हें रेस्टोरेंट के बारे में जल्दी से समझा देता है। फोन पर वह कुछ पहले ही सुन चुके थे, लेकिन घर लौटकर सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब वे अपने फादर को चलते हुए देखते हैं। दोनों की आंखें लाल हो जाती हैं। ये किसी पेचेक से कहीं ज्यादा मायने रखता है। उनकी मदर ने इतने सालों में बहुत सफरिंग झेली है। वे उसके लिए दर्द महसूस करते थे, लेकिन उनके पास कोई प्रॉस्पेक्ट्स नहीं थे, कोई तरीका नहीं था उसे आराम देने का। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वह समझता है कि रियलिटी में पैसा खर्च करना ही डिवोशन दिखाने का तरीका है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स पैसे की कमी से आती हैं। हॉट पॉट बेस की प्रोडक्शन फैसिलिटी भी ब्रियाना ने प्रोवाइड की है। जब किसी का एहसान लेना हो तो एक ही इंसान का लो। अगर ग्रेटिट्यूड का डेट उठाना ही है
तो बेहतर है पूरा एक ही व्यक्ति का हो। और वैसे भी मार्कस ने उसके फादर की जान बचाई थी। ये कोई छोटा फेवर नहीं। एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशंस, प्रोडक्शन लाइसेंसेस, मास मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ फैक्ट्री ही फाउंडेशन है। हर चीज फास्ट ट्रैक पर चल रही है। उन इंडस्ट्रियल मिक्सर्स के माउंटिंग ब्रैकेट्स एक बार और रीइंफोर्स करो। साइट मैनेजर सिर हिलाता है। दिनों के अंदर मार्कस की व्हाइट टाइगर स्टैंस पूरी तरह लेवल अप हो जाती है। बेस बनाने के अलावा उसका हर फ्री मोमेंट ट्रेनिंग में जाता है। पैसिव स्किल लेवल 4 तक पहुंच जाती है। परमानेंटली 40 पॉइंट्स गॉन, 24 एसटीआर और 40 एसटीए बढ़ाते हुए। आज ओपनिंग डे है। कोई फैनफेयर नहीं, कोई बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं। मार्कस का पूरा फैमिली यहाँ मौजूद है। अंकल मिन, आंटी मिन, अंकल चिंग, आंटी चिंग, ग्रेस, यांग, चोंग, खुद मार्कस और टाइगर। मिसेस यांग का बेटा ब्रियाना, ब्रायन और उनके कजिन्स भी आते हैं। यहाँ तक कि छोटी मिमी और चीफ ली और उनकी वाइफ भी फ्लावर बास्केट लेकर आते हैं। पहले ही दिन मार्कस एंट्रेंस पर 2 मैसिव पॉट सेट करता है, बिल्कुल नए, जिनमें ब्रॉथ और स्टॉक उबल रहे हैं। उसका स्टॉक असल में उसका सीक्रेट हॉट पॉट बेस है। आज वह छोटे पैकेट्स स्किप करता है और सीधे बोन ब्रॉथ इस्तेमाल करता है। और अब उसके स्पेशल इन्वेंट्री में रखी प्रीमियम बीफ बोन्स आखिरकार काम आती हैं। ज्यादातर टॉप ग्रेड हैं, जो रिच और प्योर बोन ब्रॉथ बनाती हैं। नेचर जैसी प्योर खुशबू धीरे धीरे लो हीट पर सिमर होने लगती है। उसकी सेंट पूरी सड़क में फैल जाती है। मूड सेट करने के लिए वे फायर क्रैकर्स भी जलाते हैं। वर्ल्ड सेकंड बेस्ट हॉट पॉट, यही नाम रखा गया है। नंबर 1 क्यों नहीं? क्योंकि खुद को नंबर 1 कहना बहुत एरोगेंट लगेगा। हम्बल रहना बेहतर है। लोकेशन थोड़ी मेन पाथ से हटकर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जगह खराब है। ये बस इस पर डिपेंड करता है कि बिजनेस क्या है। यह स्पॉट रियल स्किल को रिवॉर्ड करता है। 3 फ्लोर्स, कुल मिलाकर 10,000 एफटी से ज्यादा। सेकंड फ्लोर पर छोटे टेबल्स हैं, पूरे 50। थर्ड फ्लोर पूरी तरह प्राइवेट रूम से भरा है, बड़े और छोटे दोनों। 3,000 एफटी से ज्यादा प्राइवेट डाइनिंग स्पेस। और रूम्स पहले से बने हुए थे, क्योंकि पहले इस बिल्डिंग में ब्यूटी सैलून हुआ करता था। यहाँ गेम का नाम फूड है, इसलिए रूम्स वैसे ही रहने दिए जाते हैं, सिंपल और क्लीन। मार्कस के शॉर्ट वीडियो अकाउंट पर अब 300,000 फॉलोअर्स हैं। जेन काउंटी में उससे बड़ा क्रिएटर कोई नहीं, इसलिए वह रेस्टोरेंट की लोकेशन और ओपनिंग टाइम पोस्ट कर देता है, खासकर वह अनफॉरगेटेबल नाम। उसके ज्यादातर फॉलोअर्स उसकी नाइफ स्किल्स की वजह से आए थे, और कैपिटल सिटी फूड मार्केट में जिन्होंने उसके स्क्यूअर्स टेस्ट किए थे, सबने उसे फॉलो किया। मार्केट जेन काउंटी से सिर्फ 60 मील दूर है, न बहुत पास न बहुत दूर, लेकिन फूडीज के लिए सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव। जैसे जैसे बड़ा पॉट सिमर करता है, अरोमा बाहर फैलता जाता है और वह पूरी तरह माउथ वाटरिंग है। यही वजह है कि मार्कस को एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं लगती। उसे प्राइम लोकेशन भी नहीं चाहिए, बस जल्दी शुरू करो, खुशबू को खुद बोलने दो। और वही सबसे बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अरोमा की ताकत ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। सीधी बात, दुनिया की सबसे खूबसूरत वुमन भी लोगों का अटेंशन नहीं खींचेगी अगर उससे बदबू आए, लेकिन हर्ब्स और रियल स्पाइसेस से निकली यह नेचुरल ऑथेंटिक फ्रेग्रेंस सीधे टेस्ट बड्स को जगा देती है। ऐसा माउथ वाटरिंग, सोल सूदिंग सेंट जो इंसान को जाने का मन ही नहीं करने देता। और फिर ब्रॉथ साफ दिख रहा है कि फैक्ट्री मेड नहीं है, पूरी तरह फ्लेवर से भरा हुआ। पॉट के अंदर बोन्स तक दिखाई दे रही हैं। वह यूनिक बोन ब्रॉथ अरोमा ऐसी चीज है जिसे कई लोग पहली बार स्मेल कर रहे हैं। मार्कस अपनी वॉच देखता है। अभी सिर्फ सुबह के 9 हुए हैं। नून तक अभी 2 घंटे से ज्यादा बाकी हैं। छोटी मिमी मार्कस से चिपकी हुई प्रैक्टिकली ड्रूल कर रही है। डैडी, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। ओपनिंग डे पर ब्रायन, ब्रियाना और बाकी फैमिली बिना रुके काम में लगी हुई है। मार्कस छोटी लड़की को अपने शोल्डर्स पर उठा लेता है, फिर लैम्ब लेग रोस्ट करने चला जाता है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से मेल्ट इन योर माउथ सॉफ्ट, असली 5 स्पाइस फ्लेवर। छोटी सी लड़की अपने जितनी बड़ी लैम्ब लेग पकड़े हुए है। वह सीन इतना क्यूट है कि दिल फट जाए। वह पोर्सलेन डॉल जैसी दिख रही है, कान से कान तक मुस्कुराते हुए, आंखें छोटे क्रेसेंट्स जैसी। डैडी सबसे बेस्ट हैं, तो खाओ स्वीट हार्ट। हर बार जब वह उसे डैडी बुलाती है, मार्कस के अंदर अजीब वार्मथ उठती है, जैसे वह सच में उसकी अपनी बेटी हो। तुम ऐसे कुक भी कर सकते हो? ब्रियना उसे इम्प्रेस्ड होकर देखती है। गिफ्ट है। ब्रियना हंस पड़ती है मार्कस और अपनी बेटी को साथ देखकर। पूरा सीन बस परफेक्टली राइट लगता है। थोड़ी ही देर में अरोमा लोगों को डोर के अंदर खींच लाता है। अभी खुला है? हाँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू। एक यंग मैन हवा सूंघता है। क्या अभी खा सकते हैं? ये स्मेल अनरियल है। सर्विंग 11:33 से शुरू होगी। बोन ब्रॉथ को अभी 2 घंटे और चाहिए। तो हमारे लिए टेबल बुक कर दो। कोई ओपनिंग स्पेशल? आज हाफ प्राइस। हर इंग्रेडिएंट असली है। ओपन किचन है, आप खुद काम होते देख सकते हो। सब टेस्ट और हेल्थ के बारे में है। मार्कस एग्जैजरेट नहीं कर रहा। उन प्रीमियम बीफ बोन्स से बना ब्रॉथ अनमैच्ड है। ऐसा ऑल नेचुरल बेस रिप्लेस ही नहीं किया जा सकता। बीफ और लैम्ब दोनों हैंड स्लाइस्ड हैं, पोर्शंस भी जेनरस। मार्कस का नियम साफ है, सिर्फ ऑनेस्ट मनी कमाना,
कभी कॉर्नर्स कट नहीं करना। उसका मानना है कि वेल्थ अगर एबिलिटी से मैच ना करे तो डिजास्टर बुलाती है। मैं जो भी मीट सर्व करूंगा वह बेस्ट क्वालिटी का ही होगा। एक रिजर्वेशन से शुरुआत होती है, फिर एक के बाद एक टेबल्स भरने लगती हैं। कुछ लोग एंट्रेंस पर ही खड़े रहते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई सीट खाली हो जाए, क्योंकि यहाँ की हवा तक लेना ट्रीट जैसा है। कुछ अंदर घुस जाते हैं, सीट पकड़ते हैं, बियर ऑर्डर करते हैं और ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ज्यादातर कस्टमर्स वही रेगुलर्स हैं जिन्होंने पहले उसके स्क्यूअर्स टेस्ट किए थे और अब यहाँ तक ट्रैवल करके आए हैं। अंकल मिन, आंटी मिन और ग्रेस फर्स्ट फ्लोर संभालते हैं। हर किसी की अपनी रोल है। अंकल चिंग रजिस्टर संभालते हैं। यंग और चोंग सेकंड और थर्ड फ्लोर सर्विस देखते हैं। सबको स्मूथली काम करते देखकर मार्कस को गहरी शांति महसूस होती है। रेस्टोरेंट की असली कोर स्ट्रेंथ वही एक्सक्लूसिव बेस और प्रीमियम बीफ बोन्स हैं। ग्रेस उसके लिए वीडियो अकाउंट शुरू करती है, पूरा प्रिपरेशन प्रोसेस फिल्म करती हुई। ओपनिंग डे पर हाफ प्राइस, उसके बाद स्टेडी कस्टमर्स, आगे सॉलिड इनकम। टाइगर, तुम्हारी मॉम कह रही हैं तुम फ्री हो, यहाँ आकर काम करो। श्योर, बस पे मेरे बिल्स कवर कर दे। मैं कोई टैलेंट नहीं हूँ। पहला दिन ही रियल क्राउड खींच लाता है। ब्रायन मदद करने पर इंसिस्ट करता है। मार्कस, मुझे भी जंप इन करने दो। नहीं, मैं संभाल लूंगा। मार्कस उसे करने नहीं देता। इंस्टेड वह पूरे ली फैमिली के लिए प्राइवेट रूम बुक कर देता है। लास्ट मिनट पर मिसेस यांग को भी बुला लेता है। 8,000 अ मंथ, टाइगर जितना ही। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जैन काउंटी में पे स्टैंडर्ड क्या है? पिक्चर तो देखो। टीचर्स की सैलरी 3 से 4 हजार होती है। ग्रोसरी क्लर्क्स 2 से 3 हजार कमाते हैं। फैक्ट्री जॉब्स में 12 घंटे काम करके 4,800 से 5,100 मिलते हैं। 8,000। पावर कंपनी को छोड़ दें तो नॉर्मल सैलरी 5 या 6 हजार तक भी नहीं पहुंचती। गांव के लोगों के लिए यह टॉप टियर पे है। उनके पुराने कामों के मुकाबले वेटिंग टेबल्स करना वेकेशन जैसा लगता है। मार्कस, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। ब्रायन काम के बीच मार्कस को रोकता है। श्योर। लंच के बाद ली फैमिली पूरी तरह स्टफ्ड और सेटिस्फाइड है। पहले उन्हें समझ नहीं आता था कि मार्कस हॉट पॉट रेस्टोरेंट क्यों खोलना चाहता है। अब उन्हें समझ आ गया। ये धरती का सबसे अच्छा खाना है। ब्रियाना पैक्ड रेस्टोरेंट को देखती है, प्योर बस्टलिंग लाइफ का सीन। उसकी नजर उस काम कंपोज्ड यंग मैन पर टिक जाती है जो स्प्रिंग ब्रीज जितना वार्म लगता है, और एक पल के लिए वह पूरी तरह खो जाती है। डियर, ब्रायन की मदर धीरे से पुकारती है। ब्रियाना ब्लश कर जाती है। वह अपनी मदर की आंखों में वह नोइंग लुक पकड़ लेती है। मॉम, ज्यादा मत सोचो, बस मुझे लगता है वह अलग है। जितना वह एक्सप्लेन करती है बात उतनी सस्पिशियस लगती है, और वह खुद यह जानती है। उसे रोमांटिक कुछ नहीं लगता, बस मार्कस उसे उन सब लोगों से अलग लगता है जिन्हें उसने कभी देखा है। उसने कभी किसी और यंग मैन को ऐसा नहीं देखा। वह इतना यंग है, इतना क्लीन और स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस होना चाहिए, स्वैगर से भरा हुआ, वाइल्ड और रेकलेस। लेकिन मार्कस में उसका नामो निशान नहीं। वह सिंसियर है, ट्रस्टवर्दी है, लेकिन कभी लिमिट्स क्रॉस नहीं करता। फिर भी उसे देखना अच्छा लगता है, नजर हटती ही नहीं। एक कंफर्टेबल फीलिंग। मिमी तो उसकी आर्म्स में ही सो चुकी है। एक आर्म में वह जैकेट में लिपटी छोटी लड़की को संभाले हुए है। मिमी गहरी नींद में है, उसके चेस्ट से लगी हुई ऐसी हार्मनी के साथ जिसे वर्ड्स कैप्चर नहीं कर सकते। वे दोनों लगभग ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे के लिए बने हों। ब्रियाना मार्कस के मिमी के लिए प्योर एफर्टलेस अफेक्शन से डीपली मूव्ड हो जाती है। दोपहर के 3 बजे आखिरी टेबल भी खाली हो जाता है। हर कोई ऑथेंटिक फ्लेवर्स की तारीफ कर रहा है। बहुत लोग वीडियो बनाकर शेयर भी करते हैं। वर्ल्ड सेकंड बेस्ट हॉट पॉट अनएक्सपेक्टेडली वायरल होने लगता है। नाम पहले थोड़ा डॉर्की लगता है, लेकिन मानना पड़ेगा कि इंस्टेंटली याद रह जाता है। ब्रायन, ये मिस्ट्री क्या है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें हॉट पॉट डिनर खिलाना था। ओह, आज रात हाई स्कूल रियूनियन भी है। 10 शायद 20 लोग आ रहे हैं। शायद मैं ना आ पाऊं। कोको जा रही है। मार्कस चुप हो जाता है। कोको उसकी हाई स्कूल क्लासमेट थी। वह 5'7" लंबी थी, करीब 200 LB वेट, लेकिन उसका फेस एलिगेंस से भरा हुआ था और पोर्सलन व्हाइट स्किन पर जरा भी ब्लोटेड लुक नहीं था। स्लेंडर फोर आर्म्स, ग्रेसफुल हैंड्स, ब्यूटिफुली शेप्ड काव्स। उसकी वेस्ट एग्जैक्टली स्लिम नहीं थी, लेकिन फिर भी समहाउ स्लिम लगती थी। हाई स्कूल में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत नैरो थे। किसी ने उसकी फुल फिगर्ड ब्यूटी अप्रिशिएट नहीं की। इंस्टेड लोग उसके वेट को लेकर ताने मारते थे। कोको ने कभी मार्कस को प्राइवेट में कन्फेस किया था, मैं डेटिंग अफोर्ड नहीं कर सकती और मैं तुम्हें उस तरह पसंद भी नहीं करती। कन्फेशन प्राइवेट थी, लेकिन बात फिर भी फैल गई। रिजेक्शन के बाद कोको बेहद एम्बैरेस्ड हो गई थी। मार्कस को सब साफ याद है। भले ही कोको पहले जैसी ही रही, मार्कस धीरे धीरे उससे दूर होता गया। ग्रेजुएशन के बाद ब्रेक्स में वह सिर्फ कुछ क्लोज फ्रेंड्स से मिलता था। 7 साल पलक झपकते निकल गए। ठीक है, मैं आकर देख लूंगा। गर्लफ्रेंड है? हाँ, कैपिटल में है। उसकी याद आती है। कोको अब बहुत गॉर्जस हो गई है, पता है? मार्कस इस पर सोचता है। अडल्ट नजरों से देखें तो वह सच में स्टनिंग है। ठीक है, मैं रात को तुम्हें पिक कर लूंगा, साथ चलेंगे। कूल।
मार्कस सिर हिलाता है और ब्रायन को विदा करता है। लोग कहते हैं सक्सेस का कोई मतलब नहीं अगर कोई उसे देखे ही ना, जैसे अंधेरे में सिल्क पहनना। लेकिन अब मार्कस का माइंडसेट अलग लेवल पर है। वह बस कोको को देखना चाहता है। हाई स्कूल में वे सच में क्लोज थे। उसने कभी उसे लड़की की तरह नहीं देखा था। जूनियर ईयर के आखिर में अचानक कोको ने कह दिया कि वह उसे पसंद करती है। वह पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो गया था। कोको हमेशा टॉप स्टूडेंट रही थी। सालों बाद मार्कस समझ पाया कि तब वह कितना यंग और क्लूलेस था। रियल वर्ल्ड में आने के बाद उसे पता चला कि कोको गवर्नमेंट में चली गई। हर मायने में गोल्डन गर्ल, गुड फैमिली, टॉप ग्रेड्स, ओनली चाइल्ड, कोई फैमिली बर्डन नहीं। और एडल्ट नजरों से कोको एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है, एक अलग तरह की ब्यूटी। जब इंसान जवान होता है तब उसे उसकी कद्र करना नहीं आता, लेकिन अब वह सब अतीत बन चुका है। गर्मियों की एक दोपहर, मार्कस रेस्टोरेंट के बाहर छांव में बैठा है। मार्कस आने वाला पिगी है, वोंग विलेज का आदमी। 10 साल पहले रॉबर्स उसके घर में घुस आए थे। इंट्रूडर उसका पीछा करते हुए विलेज तक आया और रात के बीचों बीच हमला कर दिया। पिगी के सिर पर हैमर से वार हुआ। वह बच गया, लेकिन उसका दिमाग बुरी तरह डैमेज हो गया। मार्कस उसे एक लैम्ब लेग पकड़ा देता है। पिगी खुशी खुशी उसके पास बैठकर उसे भेड़िए की तरह खाने लगता है। मार्कस की नजर पिगी के पास मौजूद डिजीज मॉन्स्टर पर पड़ती है। फॉर्चून स्पिरिट। अब मार्कस समझ जाता है पिगी इतने सालों तक फॉर्चून स्पिरिट की प्रोटेक्शन की वजह से जिंदा रहा। फॉर्चून स्पिरिट से फाइट नहीं की जा सकती, लेकिन कॉम्बैट में एंटर करते ही उसे एक बार टेम किया जा सकता है। ब्रेन डैमेज फील्ड लेवल 100 बर्जर्कर किंग मॉन्स्टर है और उससे फाइट हो सकती है। मार्कस पहले फॉर्चून स्पिरिट को ट्राई करने का फैसला करता है। ये टेम वंस मैकेनिक उसे पहले मिले नेबुला मॉन्स्टर की याद दिलाता है। उसके अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।